Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to revise these conduct rules starting from section 4. ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या बोलता है आपका? दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स. तो बोलता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल यूज हिज पोजिशन और इन्फ्लुएंस और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और इन फर्म. कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शैल नॉट यूज हिज पोजीशन टू इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी या फिर किसी भी फर्म में. वो ऐसा नहीं करेंगे, मतलब आपको जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं करना है. सेकंड है आपका नो क्लास वन ऑफिसर शेल एक्सेप्ट द प्रीवियस सैंक्शन विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट हिज सन टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म, ठीक है, विद विच he has official dealings or in any other company or firm having official dealings with the government. देखिए कोई भी क्लास वन ऑफिसर जिनको एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, अब प्रीवियस सैंक्शन आपको लेना पड़ेगा इस केस में. अगर आप अपने सन या डॉटर को परमिट करते हैं, ठीक है, टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी या फिर फर्म जिनके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग्स है या फिर जिनके साथ गवर्नमेंट की ऑफिशियल डीलिंग्स है. थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर. अगर मान लीजिए वो जो एम्प्लॉयमेंट है थोड़ी सी अर्जेंट है, राइट, एंड उसको इफ इट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन तो मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द एम्प्लॉयमेंट मे बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट as he becomes aware of the acceptance of any job by a member of his family, ठीक है, किसी भी कंपनी में जैसे जो भी गवर्नमेंट से डीलिंग है या फिर उनसे डील करती है, इफ ही गेट्स टू नो अबाउट इट देन ही मस्ट इंटीमेट सच एक्सेप्टेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. उनको बताना है, ठीक है, और ऑल्सो इंटीमेट करना है वेदर ही हैज और ही हैड एनी ऑफिशियल डीलिंग्स विद दैट कंपनी और नॉट, provided that no such intimation shall be necessary in the case of class 1 officer if he has already obtained the sanction. अगर उन्होंने पहले से सैंक्शन ले रखा है तो परमिशन ले रखा है, तो इट्स ओके, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट. नंबर 3 बोलता है इसमें दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल in the discharge of his official duties deal with any matter or give sanction of any contract to any person. देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में किसी भी मैटर को अगर डील करते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी सैंक्शन नहीं देंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी कंपनी को अगर उनका जो कोई भी उनका फैमिली मेंबर जो है एम्प्लॉयड है उस कंपनी के अंदर, राइट. और इसके अंदर कह रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रेफर ईच सच मैटर और कॉन्ट्रैक्ट टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर. अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पहले तो करना ही नहीं है, और अगर कुछ है होता भी है, मान लीजिए कुछ आपके पास ऐसा केस आता भी है, तो उसको भी आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताना है. देयर आफ्टर बी डिस्पोज्ड टू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अथॉरिटी टू हुम द रेफरेंस इज मेड. जो भी आपका सीनियर ऑफिसर जैसा बोलेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो केस को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है. तो क्या बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या अप्रेंटिसशिप भी है. यस, तो अगर मान लीजिए आप किसी फर्म के अंदर जाते हैं अप्रेंटिस करने के लिए, वेदर पेड और अनपेड, वो भी आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्लूड होगा. नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोज रिलेशंस टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. देखिए एक्सेप्ट ग्रुप डी, जो ग्रुप डी के लिए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके सिवाय फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन सर्विस जब भी होती है आपकी, यू हैव टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑफ योर क्लोज रिलेशंस, ठीक है, किनके साथ शुड बी एडेड टू दी कंडीशनल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डोजियर जो होता है ना उसके अंदर आपको देना होता है, ठीक है. एनी चेंज इन द पर्टिकुलर गिवन परफॉर्म अगर कुछ भी होता है तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपको जहाँ पर भी जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है उनको आपको देना होता है. जैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है उनको पता होगा, वो पहले पूछते नहीं इससे, जैसे यहाँ पे एक पूरा परफॉर्मा दे रखा है कि आपके फादर कहाँ वर्किंग है, मदर कहाँ वर्किंग है, वाइफ हस्बैंड सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, उनका एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं उनको, ठीक है, कहीं पर अगर वर्क कर रहे हैं तो उसका एड्रेस, इस तरीके से वो सब कुछ लेते हैं. क्लैरिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली. अब मेंबर्स ऑफ फैमिली में क्या है यहाँ पे, दैट इंक्लूड वाइफ और हस्बैंड, सन और डॉटर. देखिए इस केस में डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल 4, मतलब कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उस केस में फैमिली मेंबर क्या क्या आएंगे आपके, तो इसके अंदर आपका वाइफ तो है ही, वाइफ और हस्बैंड तो है ही,
सन और डॉटर भी आ गया। इसके अलावा आपका पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी हैं आपके। देन ब्रदर या फिर सिस्टर और एनी अदर रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू एनी ऑफ देम बाय ब्लड और बाय मैरिज, वेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो चाहे आपके ऊपर डिपेंडेंट है चाहे डिपेंडेंट नहीं है, आपको वो भी इंफॉर्मेशन देना है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, आपको जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इस केस के एम्प्लॉयमेंट के केस में आपका जो फैमिली मेंबर इंक्लूड करेगा। देखिए हमारे जब स्टार्टिंग में कंडक्ट रूल्स की बात करें तो फैमिली मेंबर्स में हमारा जो हस्बैंड वाइफ आ गया था, ठीक है, और जो भी पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके उनके बारे में आ गया था। सन स्टेप डॉटर आ गया था, ठीक है। और अगर उसमें से कुछ एक्सक्लूड कर रखा था जिनके पास आपकी जो लॉफुली अगर आपसे वो डिप्राइव किया गया है उनका, तो वो हट जाएंगे। कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो हट जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर तो आपको देखिए ये कह रहा है नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ सन डॉटर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, बट कोई भी पर्सन एनी पर्सन रिलेटेड टू एनी ऑफ देम। अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से ब्लड से या फिर मैरिज से अगर इनसे एसोसिएटेड है तो वो भी जो है आपको बताना है, चाहे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो या आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मेंबर्स ऑफ द फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रायर परमिशन इंटीमेशन फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी अगर जो एनी मेंबर ऑफ फैमिली जो है अगर वो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोई भी जॉब लेना एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं तो इन दैट केस यस, वो जो होगी सब्जेक्ट टू प्रायर परमिशन होगी, ठीक है, और प्रायर इंटीमेशन होगी। फॉरेन मिशंस लाइक कौन कौन से होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एजेंसी, ब्रिटिश काउंसिल, कोऑपरेटिव ऑफ फॉर अमेरिकन रिलीफ, एवरीवेयर कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, कोई भी हो, मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो गई, कोई भी फॉरेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। इवन जो फॉरेन कंपनी है ना कमर्शियल, वो भी कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है कंपनी एक्ट के अंडर जो आती है, ठीक है, जिसकी सब्सिडरी जो है कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, तो वो आपको बताना है। अ कॉरपोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंपनी। देखिए जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी इसलिए नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड जो है इन अ फॉरेन कंपनी कंट्री और टेरिटरी, तो वो भी अगर इसमें भी आप एम्प्लॉयमेंट लेते तो बताना है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कोई भी है, ठीक है, जो कि फॉरेन एफसीआरए के अंडर में आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेवोल्यूशन एक्ट के अंडर में आती है। अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, अगर उसका जो शेयर कैपिटल है अगर वो 50% से ज़्यादा इधर सिंगली और फिर एग्रीगेट में अ, अगर फॉरेन कंट्री जो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के पास है या फिर सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री या फिर कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री है, तो सब कुछ जो है, और या फिर कोई भी ट्रस्ट वगैरह हैं जिन जो है रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंपनी, तो सब कुछ आपको इंटीमेट करना है, ठीक है। इंटीमेट इंटीमेट नहीं, आपको जो है प्रायर परमिशन लेनी है और प्रायर इंटीमेशन देना है आपको। चलिए मेंबर ऑफ फैमिली कौन कौन इंक्लूड होगा, इसमें होगा स्पाउस बट नॉट इंक्लूडिंग सेपरेट वाइफ, वाइफ को तो आप नहीं कंसीडर करेंगे। चिल्ड्रन या स्टेप चिल्ड्रन होगा बट नॉट इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन और चिल्ड्रन दैट इज जिसकी जो कस्टडी है दैट हैज़ बिन डिप्राइव्ड, और वार्ड्स हु आर डिपेंडेंट ऑन एंड और नॉर्मली लिव विद द गवर्नमेंट सर्वेंट वो इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑन कमीशन और एजेंसी बेसिस विल बी डीम टू बी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अगर मान लीजिए आप कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं, एजेंसी बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो उसको भी जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। फिर बहुत बात करते हैं 5 में टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ और अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी का मेंबर नहीं बनना है, किसी भी पार्टी के से एसोसिएट नहीं होना है। अगर ये हम आ गए हैं, अभी हम आ गए हैं, ये आ गया आपका रूल नंबर 5 पे, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। तो बोलते हैं कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी कोई भी किसी का मेंबर, कोई भी जो अदरवाइज एसोसिएटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में पार्ट लेती है, उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, उसकी हेल्प नहीं करनी है, एड नहीं करना है, असिस्ट नहीं करना है किसी भी मैनर में, ठीक है। सेकेंडली बोलता है टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट, ठीक है, आपको रोकना है। दिस शुड बी दी एंडेवर, आपका एंडेवर ऐसा प्रयास होना चाहिए कि आप उनको रोको कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है इन सब सब चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट ना करे। मोरोवर अगर आप इफ यू आर अनेबल टू प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो आपको क्या करना है, ही शैल मेक अ रिपोर्ट टू दैट इफेक्ट टू द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि भाई इस तरीके से ये पर्सन जो है हमारी फैमिली से हैं और इट ही इज टेकिंग पार्ट, मैंने इनको रोकने का प्रयास किया बट वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज, अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई जो है
ये टेक पार्ट कर रही है पॉलिटिक्स में या नहीं कर रही है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है शैल कन्वेस यूज हिज इन देखिए कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने तरफ से किसी को कन्वेस नहीं करेगा, मतलब किसी के बारे में किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, ठीक है, या फिर अपना इन्फ्लुएंस नहीं यूज करेगा स्पेशली इन टेक पार्ट इन इलेक्शन या फिर लेजिस्लेटर की कोई भी जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना इसमें। अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट, आप जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है। आप अपना राइट एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बताना है वहाँ पे, जैसे मान लिया आपने राइट अपना वोट एक्सरसाइज किया, उसके बाद नॉट सपोज टू गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन विच ही प्रपोजेस टू वोट और हैज़ वोटेड, कि मैंने इसको इसलिए वोट दिया या ऐसे मैंने मैं वोट दिया, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नो नॉट बी डीम्ड टू हैव कॉन्ट्रावेंट द, मतलब आपको किसी भी तरीके से जो है आपको ये जो रूल्स हैं इनसे नहीं, मतलब इनको कॉन्ट्रावेन नहीं करना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। By the reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him. कोई भी रूल जो है की कॉन्ट्रवेंशन नहीं मानी जाएगी अगर आपको जो है कोई ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आपको गया, जैसे इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पर असिस्ट करते हैं, ठीक है, कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन वहाँ पर असिस्ट करते हैं या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी जो भी आपको दी जाती है अंडर द लॉ, तो वो जो है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले ऑफ बाय गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन व्हीकल और रेजिडेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आपको अपनी गाड़ी पे नहीं लगाना है, ठीक है, ना ही गाड़ी पर ना ही घर पर, ठीक है। तो उससे ये अमाउंट होगा दैट यू आर यूजिंग योर इन्फ्लुएंस, तो वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तो था आपका एक तरीके से जो हमारा फिफ्थ रूल है। अब बात करते हैं हम इसका कि गवर्नमेंट इसकी जीआईडीज क्या क्या कहते हैं। देखिए, अब सबसे बात करते हैं, पहले बात करते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट क्या-क्या इंक्लूड कर लेता है। सबसे पहले पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सर्वेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के मतलब क्या समझते हैं। देखिए, कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको डिसअफेक्शन, राइट, डिसअफेक्शन अगेंस्ट और टू एम्बैरेस, आपको डिसअफेक्शन करती है या फिर एम्बैरेस आप उसको पकड़ते हैं। द गवर्नमेंट एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड और टू प्रमोट फीलिंग ऑफ हेट्रेड, कोई भी अगर आपकी फीलिंग हेट्रेड फीलिंग को बढ़ाते हैं, एनिमिटी को फीलिंग बढ़ाता है बिटवीन द क्लासेस ऑफ हिज मेजेस्टी सब्जेक्ट और डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, अगर आपकी किसी भी तरीके से पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है, तो ये आता है पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब होता है कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, जब भी पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं वो जो लोग हैं, वो एक पार्टी के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, जो पब्लिक है दैट विल एक्साइट द डिसअफेक्शन, एक लोगों के अंदर डिसअफेक्शन फैलेगी, ठीक है? और एम्बैरेस, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनकी बातों को पसंद कर रहे होंगे, तो वो एम्बैरेस करेंगे उसको, ठीक है? सो द गवर्नमेंट एज़ बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड, जो भी गवर्नमेंट जो है लॉ जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और प्रमोट फीलिंग ऑफ हेट्रेड, तो अगर आप कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है? जिसके अंदर जो फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड अगर आप फैलाते हैं, एनिमिटी फैलाते हैं बिटवीन द क्लासेस ऑफ हिज मेजेस्टी, मतलब आपने जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन क्लासेस के अंदर हेट्रेड फैलाते हैं, ठीक है? या फिर डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक पीस को, तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट की डेफिनिशन है। दिस एक्सप्लेनेशन इज़ ओनली इलस्ट्रेटिव, मतलब ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड इन एनी सेंस टू बी एग्जॉस्टिव डेफिनिशन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है? तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो है इनको गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है ना वार्न करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है? अ, इस तरीके से क्या है कि उनको सैटिस्फाई करना है दैट इट्स एम एंड एक्टिविटीज आर नॉट ऑफ सच एन नेचर कि वो ऑब्जेक्शनेबल हो। मतलब कोई भी जो ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु विशेस टू जॉइन और टेक पार्ट इन एन एक्टिविटीज और एसोसिएशन, तो उनको सेटिस्फाई करना है सबसे पहले, ठीक है? सैटिस्फाई करना है कि जो भी वो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आप जॉइन कर रहे हैं, उसका जो एम और एक्टिविटीज़ हैं, वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जो ऑब्जेक्शनेबल हो। सेकंडली, कोई भी प्ली ऑफ इग्नोरेंस या मिसकंसेप्शन गवर्नमेंट एटीट्यूड का है टुवर्ड्स द एसोसिएशन वुड नॉट बी टेनेबल, मतलब आपने जो आप ये नहीं कह सकते बाद में कि नहीं मैंने तो मुझे लगा कि नहीं इनका तो ऐसा काम है, ये तो ऐसा नहीं करते। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपके डिसीजन पर होगा, ठीक है? तो एक तरीके से ये इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो जो प्ली ऑफ इग्नोरेंस या मिसकंसेप्शन वाला जो गवर्नमेंट का है टुवर्ड्स दिस एसोसिएशन वुड नॉट बी टेनेबल, वो किसी तरीके से नहीं चलेगा, वो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, ठीक है?
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्सिक्वेंसेज की, ठीक है। इट मस्ट रेस्ट स्क्वायरली ऑन योर शोल्डर। ठीक है, इसके अलावा ये भी इम्प्रेस किया जाता है वेयर द अगर कहीं पर भी आपको स्लाइटेस्ट डाउट लगता है कि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से जो है कहीं हेटेड है तो नहीं फैला रही है, किसी को एम्बेरस करने के लिए तो नहीं बोल रही है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगता है उसकी पार्टिसिपेशन में, तो आपको अपने कंसल्ट करना चाहिए अपने ऑफिशियल सुपीरियर से। नेक्स्ट आता है अटेंडेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट पॉलिटिकल मीटिंग्स। अब अटेंडेंस की बात करते हैं। देखिए, कोई भी वेदर अटेंडेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एट पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज वुड अमाउंट टू पार्टिसिपेशन। अगर आप वहाँ जाके अटेंड करते हैं तो इस दिस विल अमाउंट टू पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मूवमेंट। अब वेदर और नॉट कंडक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर नेचर अमाउंट्स टू पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल इज अ क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट टू बी डिसाइडेड इन मेरिट्स। अब वो मेरिट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे इसको कि वो जो है पार्टिसिपेशन था या नहीं था उस पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर, ठीक है, किसी किसी भी पर्सन का। सेकेंडली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ही है अगेन, ठीक है। वो आपको प्ली ऑफ इग्नोरेंस या मिसकंसेप्शन नहीं देना चाहिए, वो टेनेबल नहीं हो पाएगा। तो अटेंडेंस एट मीटिंग, जो भी पॉलिटिकल मीटिंग के द्वारा जो पॉलिटिकल मीटिंग्स जो करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, विल ऑलवेज बी कॉन्ट्ररी टू रूल 23। ये हमेशा ही रूल 23 जो कंडक्ट रूल है उसके अगेंस्ट में रहेगा, अनलेस पब्लिक मीटिंग एंड नॉट इन एनी सेंस ऑफ प्राइवेट या रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग। अगर वो कोई भी एक पब्लिक मीटिंग हो, मतलब कोई भी प्राइवेट या रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग नहीं होनी चाहिए, पहली बात। मीटिंग इज नॉट हेल्ड कॉन्ट्ररी टू एनी प्रोहिबिटरी ऑर्डर, कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर के अगेंस्ट में वो मीटिंग ना हो। गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्वेश्चन डज नॉट स्पीक हिमसेल्फ स्पीक, और वहाँ पर जाके जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिक्वेस्ट ऑन रेगुलर अटेंडेंस, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो रिक्वेस्ट देते हैं रेगुलर अटेंडेंस जो है, ठीक है, एट मीटिंग्स पर, कि वही जो है मुझे वहाँ पर जो है इस तरीके से मीटिंग्स में जाना पड़ता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में, दैट इज बाउंड टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट ही इज सिंपथाइजर ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पार्टी। तो इसका मतलब अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो है सिंपथाइजर है, सिंपथी करते हैं उसके एम्स और उसके ऑब्जेक्ट से ऑफ दैट पार्टी, दैट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी ही मे फेवर। तो ऐसा हो सकता है कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वो किसी को फेवर करे या सपोर्ट करे उन मेंबर्स को पर्टिकुलर पार्टी के, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी ऐसा इंप्रेशन आता है, ठीक है, तो इट विल बी कंस्टिट्यूट एज असिस्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये माना जाएगा कि आप जो है उस पॉलिटिकल मूवमेंट को असिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में इंटरप्रिटेशन दे रखा है कुछ रूल्स का, दैट मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट्स। देखिए ओके, इंटरप्रिटेशन दे रखा है यहाँ पर रूल, ये जो 5(4) है आपका, इसका क्या है कि मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट, अगर आप नॉर्मल अरेंजमेंट्स करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मिनिस्टर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, वो अपने तरफ से अरेंजमेंट करते हैं फॉर अफोर्डिंग नॉर्मल नॉर्मल कर्टसीज एंड सिक्योरिटी टू मिनिस्टर्स ऑन देयर विजिट्स कंसर्न विद द इलेक्शन कैंपेन, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। Organizing election meeting for ministers or being present during those meeting except only to the extent necessary, जहाँ तक जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही अगर उनकी हेल्प कर रहे हैं तो ठीक है। फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर हो गया, अफोर्डिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर्स, तो वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक आप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स अंडर 5(2) क्या कहता है कि इट शुड बी सबमिटेड टू हिज इमीडिएट सुपीरियर, and who will forward them through the normal channels to the authority compared to remove or dismiss him from his service. Except where such authority requires guidance or clarification from a higher authority, it shall consider the report or pass appropriate orders. Any penalty procedure देखिए, देखिए 5(2) क्या कहता है आपका, दैट इज फैमिली मेंबर्स टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन। 5(2) है आपका, ठीक है। अगर कोई भी फैमिली मेंबर जो है अगर इसमें पार्ट लेता है, तो आपको अपने इमीडिएट जो है आपको ऑफिसर को बताएगा, वो इमीडिएट जो ऑफिसर है वो आपको नॉर्मल चैनल से आपको फॉरवर्ड करेगा ऑथर कंप्लेंट टू रिमूव और डिसमिस हिम फ्रॉम सर्विस, ठीक है, कि उसको सर्विस से रिमूव। एक्सेप्ट वेयर सच अथॉरिटी रिक्वायर्स गाइडेंस और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी, इट शैल कंसिडर द रिपोर्ट एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर, ठीक है। इट इज प्रपोज टू इम्पोज एनी पेनल्टी, तो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। अब अंडर रूल 5(2) कहता है, देखिए एक बार देख लेते हैं इसका। 5(2) कहता है कि उसका एंडेवर होना चाहिए कि उसको प्रिवेंट करना है कि कोई भी मेंबर जो है इस तरीके से जो है पार्टिसिपेट ना करे। देखिए, फैमिली मेंबर अगर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, किसी भी पार्टी को जो वो करता है, तो सबसे पहले आपको अपने इमीडिएट ऑफिसर को बताना है, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड करेगा अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी को, जो कि उनको रिमूव कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं सर्विस से। एक्सेप्ट वेयर सच अथॉरिटी रिक्वायर्स गाइडेंस, तो सिर्फ वहीं पर जहाँ पर जो है
अगर मान लीजिए कोई वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर उसको गाइडेंस या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी, तो वो उनकी रिपोर्ट को कंसिडर करेगा और पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। ठीक है? एंड इट इज़ प्रपोज्ड, इफ इट इज़ प्रपोज्ड टू इम्पोज एनी पेनल्टी, तो सीसीएस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजिंग सेकेंडिंग द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ एन इलेक्शन इज नॉट परमिसिबल है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ना किसी भी इलेक्शन के दौरान जो है किसी को सेकंड नहीं कर सकता। सेकंड का मतलब होता है कि उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये केस आया था, द रूल क्लियरली प्रोहिबिट्स proposing और seconding by a government servant of a candidate for election that would constitute taking part in election। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक डिसाइड किया जहाँ पर mere प्रपोजिंग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट ने एक किसी को प्रपोज किया अपनी तरफ से, सेकंड किया एक एक नॉमिनेशन में, जब नॉमिनेशन भरवाए जाते हैं तो कि उसको सेकंड किया, उसको सपोर्ट किया। ठीक है, इट इज, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इट इज नॉट फॉरबिडन अंडर द इलेक्शन लॉ। मतलब वो कह रहे हैं ऐसा फॉरबिडन नहीं है, लेकिन वो उन जिनके नाम पे नॉमिनेशन हुआ ना, जो भी पर्सन थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज नॉट फॉरबिडन अंडर द इलेक्शन लॉ। मतलब वो अगर चाहें तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को नॉमिनेशन के लिए बोल सकते हैं, बट गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की, whether the election of a candidate whose nomination paper has been proposed or seconded by a government servant can be declared void merely for that reason, नहीं वो नहीं किया जा सकता, but they are not disqualified from proposing or seconding a candidate nomination। ठीक है, in no matter affects the obligation of the government servant। बट यहाँ पर ये उठता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रपोजिंग और सेकेंडिंग द नॉमिनेशन ऑफ एट एन इलेक्शन और एक्टिंग एज अ पोल एजेंट मे नॉट vitiate or spoil the election, he nevertheless commit thereby a breach of central civil conduct for which he may suitably penalize in accordance with the rules। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये फॉरवर्डन नहीं है अंडर द इलेक्शन लॉ। द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड वेदर दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट implies that government servants are free to propose, कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है क्या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दे आर फ्री टू प्रपोज और सेकंड द कैंडिडेचर। द पोजीशन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली डिसाइडेड द क्वेश्चन वेदर दैट इलेक्शन जो वो कैंडिडेट का है जिसका नॉमिनेशन जो उन्होंने भरा गया है, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है, क्या क्या वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइड। दे हैव हेल्ड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट इन द एक्सक्लूडेड कैटेगरी, मतलब इस तरह से हम गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग they are not disqualified for proposing a second or second candidate nomination। the question before them was whether जो है 123 took away from government servant that which section 32 had given to them on a construction of the act they did held it did not। that decision is no manner affect the obligation of the government servant under section 5 of this conduct rule। the correct position is that, so government servant proposing or seconding the nomination of a candidate in election acting or polling agent may not vitiate the election, would not spoil the election, he nevertheless commits thereby a breach of, तब भी वो जो है nevertheless तब भी commits thereby a breach of central conduct rules for which he may suitably penalized in according with the rules। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अलाउड नहीं है कि किसी को भी वो जो है एक्ट एज अ पोलिंग एजेंट या किसी किसी को नॉमिनेशन के लिए अपनी तरफ से एक्ट करे। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या है कि आपको जो है हमेशा गवर्नमेंट सर्वेंट को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इट इज एसेंशियल दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट ओनली मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बट आल्सो अपीयर टू डू सो। ठीक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलता है पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिलेशन टू इलेक्शन, द ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट शुड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी, दे शुड आल्सो अपीयर टू बी एन इम्पार्शियल। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ डाउट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर दे शुड नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट हिज सुपीरियर। ठीक है, अगर आपको कोई भी लगता है कि ये जो पार्टी है इससे एसोसिएट होना ठीक है गलत है, तो आप अपने ऑफिसर को बताएंगे, इमीडिएट ऑफिसर को। पेनल्टी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एक्टिंग एज इलेक्टिंग इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट। तो जो है अगर कोई भी जो है एज एन इलेक्शन एजेंट काम करता है तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसको इम्प्रिजनमेंट का भी चार्ज लग सकता है। ठीक है, जो कि 3 मंथ से लेके विद फाइन या फिर दोनों चीज़ें लग सकती है। ठीक है, तो आपको इलेक्शन में एज एन इलेक्शन एजेंट की तरह काम नहीं करना। और देखिए इसके अलावा बताया गया है स्पेशली दोज अपॉइंटेड फॉर इलेक्शन पर्पसेज, अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्शन पर्पसेज के लिए अपॉइंट किया जाते हैं, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट या पोलिंग ऑफिसर, दे आर नॉट ऑलवेज एज इम्पार्शियल एज दे ought टू बी। वो कहते हैं कि जितना उनको होना चाहिए उतने वो नहीं नहीं रह पाते हैं, तो इस पर भी उनको जो है क्लियरली ध्यान देना चाहिए। ठीक है?
आपको एक तरीके से एब्सोल्यूट इम्पार्शियल रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है और न्यूट्रल रहना है इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर इलेक्शन ड्यूटीज। चलिए, इसके अलावा 8 पॉइंट बोलता है आपका पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिक्स। क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, टेकिंग एनी पार्ट एक्टिव पार्ट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी माइट गिव कॉज फॉर एन इम्प्रेशन विच में बी वेल कंस्टिट्यूट एज एसोसिएटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको किसी तरीके से भी यू आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट टू कीप अवे फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन जितना हो सके। अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में नेबरहुड में अगर कोई भी है तो आपको यू नॉट सपोज टू कम आउट एंड विटनेस द डेमोन्स्ट्रेशन। ये डिजायरेबल है दैट यू स्टे इनसाइड योर ऑफिस एंड कीप अवे फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन और द क्राउड प्लेस। ठीक है, जहाँ पर भी वेर एवर दैट डेमोन्स्ट्रेशन इज हैपनिंग। नेक्स्ट आपका टेकिंग एक्टिव पार्ट इन होल्डिंग रैलीज इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आप ले सकते हैं? देखिए, टेकिंग एक्टिव पार्ट इन होल्डिंग रैलीज इन सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय अरेंजिंग क्राउड या अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग दोज क्राउड्स दैट विल क्लियरली अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ द अफोर्सेड रूल्स। तो ये नहीं करना है आपको। परमिशन टू ज्वाइन भारत सेवक संघ, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सेवक समाज जो है, यस, उसको आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन ऑफिशियल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, रिसेंटली स्टार्ट हुई है एट द इंस्टेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है कि कब से शुरू हुई है? एट द इंस्टेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन के उस पर ये शुरू हुई है। इसका ऑब्जेक्ट है जस्ट टू इनेबल द इंडियन सिटीजन टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव एफर्ट, ठीक है, टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन के बेसिस पर जो है इंस्टेंस पर शुरू हुई थी और जिसमें इसको क्या क्या काम था इनका? बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम है इनके पास। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये जो हमारा भारत सेवक समाज है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा इसको। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इफ दे विश सो बी एनकरेज टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डेट्रीमेंट टू द प्रॉपर। लेकिन आपको बस यही कंडीशन आती है कि यू आर नॉट सपोज टू डेट्रीमेंट टू द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हु विशेष टू ज्वाइन भारत सेवक समाज, दे शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन। आपको प्रायर परमिशन लेनी है फ्रॉम द अप्रोप्रिएट हेड और ऑफिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रायर परमिशन लेनी है आपको। गवर्नमेंट अच्छा, इन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन दैट गवर्नमेंट सर्वेंट विशेष ज्वाइन भारत सेवक समाज, दे शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द हेड, जो भी आपकी जो हेड ऑफ ऑफिस है डिपार्टमेंट कंसर्न है। परमिशन शुड बी फ्रीली ग्रांटेड, वो जो है फ्रीली जो है ग्रांट कर देनी चाहिए। दैट पार्टिसिपेशन इन द समाज एक्टिविटी विल नॉट इंटरफेयर विद द ड्यू डिस्चार्ज। ये लेकिन ये लिख रहना है कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है इट विल नॉट हैम्पर और इट विल नॉट इंटरफेयर विद द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ योर ऑफिशियल ड्यूटी। इफ एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ इन एन इंडिविजुअल, लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपीरियंस में आपको देखता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है केस और क्लास शोज दैट कि दिस कैन कंडीशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपने परमिशन दे दी और जो है अब वो ऑफिशियल ड्यूटीज में जो है थोड़े से रिलैक्स हो रहे हैं, तो परमिशन जो है ऑलरेडी ग्रांटेड में बी रिवोक। तो उस केस में जो परमिशन आपने ग्रांट कर रखी है उसको आप रिवोक कर सकते हैं। इट शुड बी मेड क्लियर टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न दैट परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ भारत सेवक समाज will not observe them from due observance at all times of all the rules। देखिए, ये क्लियर होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी हैं दैट परमिशन जो है पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, अगर आपको परमिशन मिल गई है टू टेक पार्टिसिपेट इन भारत सेवक समाज, दैट विल नॉट एब्जॉल्व हिम, वो आपको कहीं ना कहीं एब्जॉल्व नहीं करेगा, मतलब एकदम से बरी नहीं करता हर चीज से, फ्रॉम द ड्यू ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ ऑल द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन मिल गई तो जैसा आप मनमानी मर्जी करेंगे, नहीं, कहीं न कहीं वो कंडक्ट और जो बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आप पर तब भी रहेगा एट ऑल टाइम्स। ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अवॉइड करना है। कोई भी इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सच एज जर्मन इंडियन एसोसिएशन इंडो सोवियत, इस तरीके से दैट हैज टू बी अवॉइडेड। ठीक है, उसका यहाँ पर इन्होंने रीजन दे रखा है कि सेकंड रुकिएगा। द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड इन कंसल्टिंग मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द कंक्लूजन इज दैट देयर इज ऑब्जेक्शन टू इन प्रिंसिपल टू governments and becoming member of office holders of such organization despite the fact that objective may be praiseworthy and unobjection। One of the reasons is that when foreign dignitaries into population come to India, they address, जो foreign dignitaries जो आते हैं ना, they address are often
addresses जो हैं, they are often presented by these organizations. ठीक है, in some cases it may be desirable to government servant to be associated with such addresses as they are bound to be as members of as to office bearers. Some of the cases may not be very important or influential, while others are very active and on occasion take a political stand. ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है पॉलिटिकल स्टैंड ले लेती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, विच में बी एम्बेरसिंग टू गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसलिए उनको नहीं नहीं करना है इसमें। These conditions it has been decided such organization is suitable to be looked upon by with favor and condition with be avoided, तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली यही है कि कोई भी फॉरेन अ, जो फॉरेन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, मियर इंटीमेशन सफिशिएंट टू जॉइन संयुक्त सदाचार समिति। तो अभी हमने पढ़ा था जो इससे पहले था भारत सेवक समाज ना। हाँ जी, भारत सेवक समाज है। अब बात आता है आपका समयुक्त सदाचार समिति, कोई एक संयुक्त सदाचार समिति है, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं आपके। देखिए, जो संयुक्त सदाचार समिति है दैट इज एन अगेन अ नॉन ऑफिशियल, नॉन पॉलिटिकल और नॉन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है मेनली टू क्रिएट सोशल और मोरल क्लाइमेट टू डिस्करेज एंटी सोशल और करप्ट प्रैक्टिसेस एंड टू डेवलप द विल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू फाइट एंड इरेडिकेट करप्शन। इनका मेन ही काम यही, टू फाइट एंड इरेडिकेट करप्शन इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, तो संयुक्त सदाचार कमेटी है शुड बी फ्री टू जॉइन द समिति। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दे आर फ्री टू जॉइन द समिति प्रोवाइडेड दैट देयर जो उनका जो एसोसिएशन विद द समिति इज विदाउट डेट्रीमेंट टू द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर नॉर्मल ऑफिस ड्यूटीज। ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें आपको यही करना है कि आपको ऑफिशियल ड्यूटीज जो है आपकी वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। समिति शुड रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर एथिकल स्टैंडर्ड्स। समिति जो है उसकी भी एक्टिविटीज़ को सिर्फ वहीं तक ही आपने रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो जो है सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड्स पर ही ध्यान देना है, मोरल टोन पर देना है सोसाइटी के ओनली, एंड नॉट यूज दिस फोरम फॉर जो है फॉर लॉजिंग ऑफ द समिति टू लॉज इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट में आपने कोई ऐसा फॉर्म नहीं बनाना है कि ये फॉर्म है, अब यहाँ पर आप जाए कंप्लेन कर सकते हो। फॉर बिकमिंग मेंबर्स ऑफ सदाचार समिति नो प्रायर परमिशन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको कोई प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, क्योंकि जो सदाचार समिति है जो सेवक समाज है उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके अंदर देना पड़ेगा कि आपकी जो है कुछ भी ये हैम्पर नहीं हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रायर परमिशन की जो समयुक्त जो सदाचार समिति है इसके लिए आपको कोई भी, क्योंकि रिडक्शन ऑफ करप्शन के लिए आपको कोई भी प्रायर परमिशन नहीं लेनी है। ठीक है, बट सच मेंबरशिप शुड बी विद द नॉलेज ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। इट शुड बी विद द नॉलेज ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नॉलेज में होना चाहिए। तो प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप एक तरीके से एक इंटीमेशन दे सकते हैं अपनी तरफ। ठीक है, सिर्फ इंटीमेशन रिक्वायर्ड है इस केस में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रायर परमिशन नेसेसरी टू टू ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेजेस क्लासेस। अगर मान लीजिए आप फॉरेन लैंग्वेजेस कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो उस केस में यस प्रायर परमिशन। गवर्नमेंट सर्विस डिजायर ऑफ ज्वाइनिंग सच क्लासेस शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। आपको प्रायर परमिशन लेनी है, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएससी या फिर जमात इस्लामी कर सकते हैं क्या। देखिए, गवर्नमेंट हैव ऑलवेज हेल्ड द एक्टिविटीज ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन टू बी of such nature that participation in them by government servant would attract conduct rules. Any government servant who is a member of is of otherwise or is otherwise associated with these organizations is liable to disciplinary action. That means आपको इनमें आरएसएस या जमात इस्लामी और जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, ये दोनों आते हैं, इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई आनंद मार्ग से रिलेटेड वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आनंद मार्ग डिक्लेयर्ड, आनंद मार्ग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो क्या आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है दैट हैज हेल्ड दैट कि आनंद मार्ग जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। इन व्यू ऑफ द मैटर द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आर रेज्ड इन दीज petitions do not survive. We however leave the question whether the activity of an individual petitioner in each case amounts to political activity। ठीक है, वो रूल्स को उन्होंने ओपन छोड़ दिया है। आई वुड लाइक टू रीड दिस, ये है क्या एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग को एक जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है कर दिया गया है। बंच ऑफ पिटीशन जो है आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है और कंडक्ट रूल्स के रिगार्डिंग जो है चैलेंज किया गया है इसमें अंदर। द रूल्स जो है इन टर्म्स
जो रूल्स जो हमारे जो कंडक्ट रूल्स हैं एक तरीके से वो बैन करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो पेटिशनर जो है रिट पिटिशन उन्होंने बोला कि मेंबर्स ऑफ आनंद मार्ग, ठीक है, उन्होंने बोला कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आनंद मार्ग जो है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ना कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, एक रिलीजियस एक्टिविटी है। ठीक है, इन व्यू ऑफ द मैटर द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन रेज्ड इन दीज पेटिशन डू नॉट सर, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है वो तो रेज ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो इन्होंने रेज किया था ना कि यहाँ पर इन्होंने रेज किया था कि आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है और कंडक्ट रूल्स के बीच में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, कि कंडक्ट रूल्स की माने या आर्टिकल 32 की माने हम कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर एक बार आर्टिकल 32 देख लेते हैं हम, आर्टिकल 32 है क्या। देखिए आर्टिकल 32 कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फॉर द सुप्रीम कोर्ट इफ दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वहाँ से किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को डिप्राइव हो रहा है, तो आप जो है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हम थोड़ा सा इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये आर्टिकल्स जो है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिस तरह का 2018 का एग्जाम आया था। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। सिटीजन के पास जो है ये राइट है, राइट दी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कर सकते हैं, ओके, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट if they have been deprived of their fundamental rights। ठीक है, और जहाँ कहीं भी मैं इस तरीके से आराम आराम से बोलता हूँ ना, इसके लिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ये जो डेफिनेशन है ना ये लिख लीजिए आप वहाँ पर। ठीक है, आपके पास बुक होगी, स्वामी की बुक है अगर मान लीजिए, या फिर रूल अगर रूल बुक से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आपको तभी की तभी ये ऐसा वहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आनंद मार्ग है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन है आपका ये उठता ही नहीं है। ठीक है, और in view of matter the constitution question is in this petition do not survive. We however leave the question whether this the activity of an individual petitioner in case amounts to political activity। अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है या नहीं है ये इन्होंने छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ रूल 5। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रूल 5, रूल 5 किसका है, मतलब कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग छोड़ दिया इन्होंने। रूल 5 ऑफ द कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग छोड़ दिया कि कंडक्ट रूल जाने ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है या नहीं है। ठीक है, so the individual notices which were issued 2 decades back to reach the petitioners have outlived their utility। जो individual notices भेजे गए थे which were issued मतलब दो आज से करीब 20 साल पहले to petitioners have outlived their utility and shall not be enforced। ठीक है, this would however not preclude not prevent the government servant from taking an appropriate action against the government employees indulging in political activities in accordance with the law। The writ petitions are disposed of at no cost। ठीक है, तो एक तरीके से जो है इन्होंने ओपन छोड़ दिया है इसमें, मतलब ये ओपन टू द कंडक्ट रूल्स। अगर कंडक्ट रूल को लगता है कि ये कोई ऐसा है तो मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो उसमें मना करेंगे, वरना मतलब एक तरीके से कंडक्ट रूल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा छोड़ दिया। नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद बैंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो बैंड जब हम मतलब बैंड ऑर्गेनाइजेशन या अदर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज के तो ले ही नहीं सकते ना, कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अ मेंबर ऑफ और इज अदरवाइज एसोसिएटेड विद द फोरसाइड ऑर्गेनाइजेशन विद देयर एक्टिविटी, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। राइट, पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ धर्म प्रचारक संस्था। क्या है, धर्म प्रचारक संस्था। ये हमारी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम याद मतलब पढ़ रहे हैं। पहली वाली थी हमारे पास भारत सेवक समाज, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। फिर आया था आपके पास फिर आया था संयुक्त सदाचार समिति। संयुक्त सदाचार समिति, इसके लिए कोई प्रायर परमिशन नहीं, सिर्फ इंटीमेशन की जरूरत पड़ती है। अब थर्ड नंबर पर आ गया आपका धर्म प्रचारक संस्था।
तो क्या ये धर्म प्रचारक संस्था के अंदर या फिर दूरदर्शी पार्टी, क्या इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो बोला है गवर्नमेंट हैव हेल्ड द एक्टिविटीज ऑफ दीस ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेल्ड ऑफ नेचर दैट पार्टिसिपेट इन देम गवर्नमेंट वुड अडॉप्ट द प्रोविजन सेक्शन बी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने जो है धर्म प्रचारक संस्था को ऐसा माना गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे, इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इट विल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा आप पर। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना जो 5 नंबर है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू 6 नंबर है आपका, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स और एनी अदर नोटिसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट यूनियन एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए, अभी टेंडेंसी जो ऐसे ग्रो हो रही है जहाँ पर ऐसा नोटिस किया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दे आर एक्टिंग इंडिविजुअली और थ्रू यूनियंस जो है या एसोसिएशन जो है दे आर फिक्सिंग पोस्टर्स और अदर नोटिस ऑन द वॉल्स डोर एक्सेट्रा ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग लगा रहे हैं वो। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि नेचर ऑफ पोस्टर दैट कैन बी डिस्प्लेड बाय द गवर्नमेंट एसोसिएशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, वो कहाँ पर कर सकते हैं? ओनली एट द प्लेसेस स्पेसिफाइड, जो प्लेसेस आपको स्पेसिफाई कर रखे फॉर दिस पर्पज, सिर्फ वहीं वहीं पर आप ऐसा कर सकते हैं। द फैसिलिटी सो प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज एसोसिएशन यूनियंस डज नॉट कन्फर एन ऑन इंडिविजुअल सर्वेंट्स ऑन दिस ओके एसोसिएशन राइट टू डिस्प्ले पोस्टर ऑन वॉल्स। तो ये कहीं पर भी जो है अगर आपको एक पर्टिकुलरली एक जगह दे रखी है कि जहाँ पर आप जाके जो है वो लगा सकते हैं, दैट वो ये आपको राइट नहीं देता कि आप जो है कहीं पर भी जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको लगा वहाँ पर जाके आप आपने नोटिस डिस्प्ले कर दिया, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हु फिक्स या फिर इस तरह से कोई भी डिस्प्ले करता है तो रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है खुद से वायलेशन ऑफ दीज एंड वुड बी रेंडरिंग देमसेल्व्स इनटू द लायबल अप्रोप्रिएट एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका द फैसिलिटी फॉर डिस्प्लेइंग ऑफ नोटिस ऑफ नॉन कंट्रोवर्शियल नेचर इन ऑफिस प्रोसेस हैड बीन ग्रांटेड टू रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। अगर देखिए कोई भी जो रजिस्टर्ड जो एसोसिएशंस है, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस हैं, राइट, वो जो है वो लगा सकते हैं फैसिलिटी फॉर डिस्प्ले ऑफ नोटिस यानी नॉन कंट्रोवर्शियल नेचर की है अगर कोई भी, तो वो आप ऑफिस ऑफिस प्रीमाइसेस में ग्रांट करके लगा सकते हैं आप। बट यस, उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो लगाने के लिए भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसको बात कर रहे हैं देखिए, पढ़ लेते हैं। द फैसिलिटी फॉर डिस्प्लेइंग ऑफ नोटिसेस ऑफ नॉन कंट्रोवर्शियल इन ऑफिस प्रीमाइसेस हैड बीन ग्रांटेड टू रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। कौन होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन होना चाहिए एज वेल एज ट्रेड यूनियंस होना चाहिए। ठीक है, इन सम केसेस सब्जेक्ट टू सम केसेस में जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल प्रायर अप्रूवल है। ठीक है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि डिपार्टमेंट जो है वेयर सच फैसिलिटीज हैव नॉट बीन ग्रांटेड। ठीक है, यूनियंस जो है मे बी अलाउड टू डिस्प्ले नोटिसेज। अब वो किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए उसके अंदर आपको डेट प्लेस या मीटिंग पर्पज ऑफ मीटिंग लिख सकते हैं आप उसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, रिमाइंडर टू द मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशंस, अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे एंड दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, not subversive of discipline, not contain objectionable or offensive language that does not do not contain attack or individual directly or indirectly। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल 6। देखिए अब रूल 6 तो हमें पता ही है, रूल 6 अभी पढ़ा है हमने। रूल 6 तो यही कह रहे हैं, जॉइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कहते हैं अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन अटेंड रूल 6 प्रोवाइड करता है नहीं। तो इसमें डिसाइड किया गया है जो एक्शन फॉर एलिस्ट वायलेशन ऑफ रूल 6 दिस कैन बी टेकन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओनली व्हेन अथॉरिटी नॉट बिलो द लेवल ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, वेयर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर खुद डाउट में है तो उसके लिए ही शैल सीक द एडवाइस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो हम इसको रीड करना चाहेंगे कि जो स्टाफ जो है यहाँ पर एक जेसीएम की मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसमें जो स्टाफ रेफर्ड साइड जो है रिक्वेस्ट दैट इट शुड बी क्लियरली लेड डाउन एंड हाउ इट शुड बी डिसाइडेड वेदर द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल अट्रैक्ट द प्रोविजन। तो वहाँ पे ये बात इसकी चल रही थी कि क्या हमें कैसे पता लगे इसकी ऑब्जेक्ट जो एसोसिएशन की जो है दैट विल अट्रैक्ट द प्रोविजन 6। ठीक है, विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन इट वाज पॉसिबल कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट एनी लेवल टू प्रोसीड अगेंस्ट एन एम्प्लॉय, हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में वो कार्यवाही कर दे अगर सिर्फ हमें उनके भरोसे छोड़ रहे हैं तो विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो ये इसको कंसिडर किया गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव एनुमरेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और एक्टिविटीज वुड अट्रैक्ट रूल 6 इज नॉट प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो उन्होंने कहा गया कि जो एक्शन है फॉर एलिज्ड वायलेशन ऑफ सेक्शन 6 कैन बी टेकन बाय, मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अथॉरिटी उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है और कोई नहीं। ठीक है, पहले जो था पहले सिंपल सिंपल ये था कि अगर आप कोई भी जो एक्टिविटीज़ और किसी भी एसोसिएशन की ज्वाइन करते हैं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो कह रहे हैं क्लियरली लेड डाउन एज टू हाउ इट शुड बी डिसाइडेड वेदर की whether the object or activity of attract the provision of rule 6 as such without such clarification it was possible for any competent authority ठीक है कि कोई भी जो competent authority it was possible for any competent authority for at any level to proceed against an employee तो उन्होंने बोला कि इस केस में क्या बोला उन्होंने कि जो भी है सिर्फ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो दिस कैन बी टेकन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओनली सिर्फ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उसमें ले सकते हैं ओनली ठीक है व्हेन एन अथॉरिटी नॉट बिलो दी लेवल ऑफ एचओडी नॉट बिलो दी लेवल ऑफ एचओडी से नीचे नहीं होनी चाहिए मतलब कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगी इस तरीके से फिर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो खुद अगर डाउट में है तो वो अपनी मिनिस्ट्री से एडवाइस सीख करेंगे इस केस में ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें नाउ वी मूव टू आपका जो है रूल नंबर 7 पर हम आ गए हैं इसमें दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स देखिए नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन में विच इज प्री जुडिशियल टू दी जो कि प्रिवेंट करता है एक तरीके से टू द इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर हमारा कोई भी एंगेजमेंट ठीक है एंगेजमेंट हमारा या किसी भी आप डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं if it is prejudicial to the sovereignty integrity of state india the security of the state friendly relations with foreign states public order को decency morality decency या morality पर अगर कोई बात आती है तो जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कैसा है तो हम उसको नहीं करना है पहली चीज लेकिन बोलता है रिसोर्ट टू इन रिसोर्ट टू अगर आप किसी भी करते हैं ऐसा कुछ या एनी वे अबेट अबेट मतलब कि एनकरेज करते हैं कुछ भी गलत करने के लिए आप किसी को एनकरेज करते हैं एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक ठीक है अगर आप खुद से करते हैं या फिर आप जो है एक तरीके से अबेट करते हैं किसी को एनकरेज करते हैं टू डू समथिंग रॉन्ग ठीक है और फिजिकल ड्यूरेस करते हैं इन कनेक्शन विद एनी मैटर पर्टेन टू हिज सर्विस और सर्विस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट तो इसके बारे में ये हमारा ये कह रहा है कि कोई सी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा नहीं करना है ठीक है तो इसमें कुछ जीआईडीज दे रखी है दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ऑफिस बीयरर्स ऑफ सर्विस एसोसिएशन नॉट टू डील इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी विद मैटर्स कनेक्टेड विद देयर दीज मतलब आपको जो है अगर आप मान लीजिए ऑफिशियल कैपेसिटी में ठीक है इन ऑफिस बीयरर्स है इन सर्विस एसोसिएशंस का देन यू आर नॉट सपोज टू डील इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी विद मैटर्स कनेक्टेड विद दोज एसोसिएशन जो भी इनके जो एसोसिएशन के जो मैटर है आपने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में इसको नहीं मतलब डील कर रहा है एक तरीके से government servant who is an office bearer or member of the executive committee of a service association should not himself deal in his official capacity with any representation or matter connected with that association ठीक है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इनको डील नहीं करना है तो मान लीजिए आप इनसे जुड़े हुए हैं ठीक है और इनसे जुड़े हुए जैसे कोई भी जैसे एक लेटर जो है और आप ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठे हुए हैं ठीक है तो इन्हीं की तरफ से कोई कंप्लेंट आई या फिर कोई आया जिस पर आपको एक्शन लेना है तो आपको जो है रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है इसलिए नहीं क्योंकि आप जो है जब देखिए अगर मान लीजिए किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं आप उस एसोसिएशन में जो लोग हैं वो लोगों को कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि जब आप उस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े होने के नाते उस एसोसिएशन से तो आपको डिफ़िकल्टीज़ का पता ही है और आप भी उसके लिए हाँ कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है ऐसा इसको करेक्ट होना चाहिए और जब आप खुद ही अगर उस अथॉरिटी पर है जो उसको चेंज कर सकते हैं तो आप तो उसका फेवर करेंगे ना एक तरीके से कि हाँ हाँ होना चाहिए तो जब भी इस तरीके की बात आती है तो आपको ऐसा नहीं करना है बल्कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको जो फाइल है वो पूरे हायरार्की के अंदर सबमिट करनी है अगर वहाँ से अप्रूवल होके आता है देन ओनली यू कैन डू इट अदरवाइज नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉम्पिटेंट है के लिए तो आपने डिसीजन ले लिया इस तरीके से आपको नहीं करना है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्ट्राइक अंडर द कंडक्ट रूल दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक से मतलब क्या समझ रहे हैं आप मतलब क्या क्या चीजें हैं जो स्ट्राइक मतलब जो टर्म है स्ट्राइक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं देखिए सबसे पहले तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रिसोर्ट टू किसी भी तरीके से आपको एनकरेज नहीं करना है एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक इन कनेक्शन विद पर्टेनिंग टू मैटर ऑफ हिज सर्विस और सर्विस ऑफ एनी एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट पहली चीज तो नहीं करना है ठीक है अब स्ट्राइक का मतलब क्या है स्ट्राइक मतलब है मीन्स रिफ्यूजल टू वर्क अगर आप अपना कोई भी काम रिफ्यूज कर देते हैं करने से तो दैट बिकम्स स्ट्राइक का पार्ट बन जाता है वो ठीक है या फिर स्टॉपेज ऑफ अ वर्क या फिर स्लोइंग डाउन ऑफ अ वर्क ठीक है बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन अगर आप साथ मिलके जो है एक तरीके से काम कर रहे हैं इस तरीके से कि सबने पेन डाउन कर दिया कि बल्कि एकदम धीरे धीरे काम कर रहा है फिर काम नहीं करना है आज हमें कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करना है तो ये क्या है ये स्ट्राइक की फॉर्म में आएगा
तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, मास एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन विच इज रॉन्गली डिस्क्राइब्ड एज मास कैजुअल लीव। ठीक है, मास एब्सेंटेशन मतलब अगर कोई भी जो है मास लेवल पर आप छुट्टी ले रहे हैं, जैसे आपने डिसाइड किया, मान लीजिए कोई भी आपकी जो रिक्वेस्ट है मान लीजिए नहीं मानी जा रही है, ठीक है, और हालांकि वो लीगल है लेकिन तब भी ड्यू टू सम ऑफिशियल एग्जिजेंसीज अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है, और आपने डिसाइड किया, जैसे आप एक मिनिस्ट्री के लोग हैं, आपने डिसाइड किया कि कल जो है कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन ना हमारे हमारे इसमें से मतलब कल ऑफिस नहीं आएगा कोई भी। अब जो है एक दिन में ही आपके समझ लीजिए, मान लीजिए 100 150 या फिर 200 जो लोग हैं एकदम से अगर छुट्टी पर चले गए, तो एक कैजुअल लीव तो हुआ एक तरीके से। तो हमें अब वो रीज़न क्या देंगे, वो तो कैजुअल लीव का ही रीज़न देंगे ना एक तरीके से, कि हम तो कैजुअल लीव पे जा रहे हैं सर। अब कैजुअल इसलिए क्योंकि कैजुअल के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट तो देनी पड़ती नहीं है। अगर रिक्वेस्ट देंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि जो लोग, बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से छुट्टी पर जा रहे हैं। तो इस केस में वो क्या करते हैं, कैजुअल लीव देते हैं। तो ये जो कैजुअल लीव है, सबसे पहले इट शुड नॉट बी रॉन्गली डिस्क्राइब्ड। मतलब ये जो जो आप एक तरीके से जो लोग, जो बहुत सारे जो लोग जा रहे हैं ना, मास एब्सेंटिज्म जो हो रहा है, ये जो मास एब्सेंटिज्म है, इसको आपको मतलब एक तरीके से मास कैजुअल लीव जो है इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। बल्कि ये क्या है, ये है आपका मास एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन। ये क्या है आपका मास एब्सेंटेशन, मतलब जो लोगों ने मास एब्सेंटेशन लिया है फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन में कंसिडर करना है, इसको मास कैजुअल लीव में डिस्क्राइब नहीं करना है। सेकंड है आपका रिफ्यूजल टू वर्क। अगर मान लीजिए कोई भी आपका एकदम से रिफ्यूज कर देते हैं कोई भी काम करने के लिए, वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, और जहाँ पर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में वो ओवर टाइम आपको अलाउड है, ठीक है। अगर आप कोई भी वर्क रिफ्यूज कर देते हैं ओवर टाइम, मतलब आप वो कहते हैं कि नहीं मुझे ओवर टाइम वर्क नहीं करना है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में वो जो वर्क है ओवर टाइम का है वहाँ पर गिवन है, तो उस केस में भी वो भी स्ट्राइक की डेफिनेशन में आता है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, यही वाला पोर्शन, ठीक है। रिसोर्ट टू प्रैक्टिस, अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस पे रिसोर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और कंडक्ट करते हैं विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन दिस सेसेशन और सब्सटेंशियल रिटार्डेशन ऑफ वर्क, मतलब जहां पर जो है काम या तो बिल्कुल रुक जाएगा या फिर काम जो है बिल्कुल डिले हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा अगर आप ऐसी प्रैक्टिस फॉलो होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सच प्रैक्टिस वुड इंक्लूड, इसको बोला जाएगा जैसे गो स्लो हो गया, आप गो स्लो हो गया मतलब एकदम से आपने काम को स्लो कर दिया। सेट डाउन मतलब आराम से बैठ गए आप, काम कोई काम सेसेशन ऑफ वर्क हो गया एक तरीके से। पेन डाउन कर दिया कि आज कोई पेन डाउन कर दिया मतलब कोई काम नहीं करेंगे आज। स्टे इन मतलब रहते हैं, टोकन मतलब स्टे इन मतलब सिर्फ जो है टोकन मतलब सिर्फ नाम के लिए आप जो है वहाँ पर रह रहे हैं कि हाँ हम प्रेजेंट हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक, टोकन टोकन ठीक है, सिंपैथेटिक और एनी अदर सिमिलर स्ट्राइक, अगर कुछ भी ऐसे सिंपैथेटिक वे में अगर आपने किया, टोकन वे में अगर आपने कुछ भी अपनी तरफ से स्ट्राइक किया, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये जो है आपका फॉल करता है कहीं न कहीं रिफ्यूज़ल टू वर्क स्ट्राइक की डेफिनिशन में, ठीक है। तो सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, गो स्लो, टोकन, सिंपैथेटिक और एनी अदर सिमिलर स्ट्राइक, और as also absence from work from participation in a band or similar movement, so this will be considered as a part of strike, ठीक है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम, यस, अगर कोई ऐसा करता है। और ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब पूरी की सिर्फ बताने के लिए, एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर कुछ भी इसके अलावा कोई भी केस आता है, क्योंकि डायनेमिक है, कोई लोग किसी तरीके से भी सोच के कुछ कर सकते हैं, तो जो भी लोग हैं जो गवर्नमेंट में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको वो डिसाइड करना है कि ये जो है इसके अंदर में स्ट्राइक में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। बस ये जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं उस तरीके से हम इनको ऐड कर करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे हमारा पार्टिसिपेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन घेराव, कि क्या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो घेराव की स्थिति में क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और उससे भी पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि घेराव मतलब है क्या। घेराव मतलब एक तरीके से होता है जैसे कि किसी भी एक पर्सन को चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, सो दैट इज नोन एज घेराव। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है दैट घेराव इन्वॉल्विंग फोर्सिबल कन्फाइनमेंट, मतलब फोर्स करके आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, फोर्स तरीके से आप इसको कन्फाइन कर रहे हैं, ठीक है, बंद कर रहे हैं, ऑफ पब्लिक सर्वेंट विद इन ऑफिस प्रोमाइसेस बाय सराउंडिंग देयर प्लेसेस ऑफ ड्यूटी।
एंड हैव हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, और या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं आप, मीटिंग बोथ विद इन ऑफिस प्रोवाइसेस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड ऑल्सो आउटसाइड द ऑफिस आवर्स, ऑफिस प्रोवाइसेस बियॉन्ड ऑफिस आवर्स अगर आप ऐसा करते हैं, टेंडिंग टू फोर्सिबल कन्फाइनमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विद इन ऑफिस प्रोवाइसेस, अगर कभी भी आप ऑफिस प्रोवाइसेस के अंदर किसी का कन्फाइनमेंट करते हैं कि उसको ड्यूटी पर नहीं जाने दे रहे हैं, या फिर ऑफिस के बाहर भी ऐसा करते हैं, तो क्या है, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। पार्टिसिपेशन इन देम बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अमाउंट टू कंडक्ट होली अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और रूल 11 ऑफ सीसीए रूल जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। डिसिप्लिन एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन इन द घेराव, आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा इसके लिए। इसके अलावा फैक्ट्स जस्टिफाई द डेमोन्स्ट्रेशन जुडिशली टू पब्लिक ऑर्डर, कोई भी जो फैक्ट्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये हार्मफुल था पब्लिक ऑर्डर के लिए और इन्वॉल्विंग क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, तो ये आपका, आपको जो है आपने एक तरीके से ऐसा कंडक्ट रहा आपका जिसमें आपने सबवर्सिव किया, मतलब एक तरीके डिसरप्ट किया है डिसिप्लिन को, एंड हार्मफुल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड दस द कंडक्ट जो है वो होली अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये जो आपका कंडक्ट था ये था इस तरीके, दैट इज होली अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, ओके, आई वुड लाइक टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक प्लीज, देखिए काफ़ी टाइम हो गया बोलते बोलते, तो आई वुड लाइक टू टेक अ 5 मिनट ब्रेक, वी आर बैक आफ्टर 5 मिनट्स, ओके।
All right, so we are back. हम इस पर थे घेराव वाले पे, राइट? तो ये हमारा कहता है दैट इज पार्टिसिपेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन केसेस ऑफ घेराव वाले केसेस में आपको क्या करना है, राइट? हमने स्ट्राइक वाला जो है अपना देख लिया था कि स्ट्राइक जो है किस तरीके से जो स्ट्राइक वाला है जो पोर्शन है उसके अंदर क्या 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 चीज़ जो है वो स्ट्राइक कंसिडर की जाएंगी, जिसमें था मास एब्सेंटेशन। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक के अंदर क्या क्या था आपका? मास एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड रिसोर्ट टू प्रैक्टिसेस लाइक जिसमें सेशन और सब्सटेंशियल रिटार्डेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, जैसे गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, टोकन, सिंपैथेटिक, एनी अदर सिमिलर वर्क, और एब्सेंस फ्रॉम वर्क ऑफ पार्टिसिपेशन बंद और इन सिमिलर एक्टिविटीज। ठीक है, डिसिप्लिनेशन एक्शन हो जाएगा आपके इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तो इस केस में आपको आपके ऊपर क्या डिसिप्लिन एक्शन हो जाएगा आपका, और ये लिस्ट जो है सिर्फ इलस्ट्रेटेड एग्जॉस्टिव नहीं है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन घेराव। घेराव का मतलब होता है दैट इन्वॉल्विंग फोर्सिबल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, जहां पर विद इन ऑफिस के अंदर बाय सराउंडिंग देयर प्लेस ऑफ ड्यूटी एंड हेल्थ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग बोथ, ठीक है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग या फिर बोथ विद इन ऑफिस प्रोमाइसेस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड ऑल्सो आउटसाइड द ऑफिस ऑफिस प्रोमाइसेस बियॉन्ड ऑफिस आवर्स, tending to forcible confinement of public servant within their office premises. So prejudicial है, that is that means that is it is harmful to public order. If participation in them by government servant amounts to conduct wholly unbecoming of a government servant, तो इस तरीके से रूल 11 जो है आपका CCSE से रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर फैक्ट्स जस्टिफाई जस्टिफाई करते हैं that जो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हार्मफुल है पब्लिक ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थे हम, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये दे रखा है आपका कि डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन इन घेराव। अगर घेराव के अंदर आप करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा फॉर कॉन्ट्रावेंशन रूल 3 एंड 7 ऑफ द कंडक्ट रूल्स, ठीक है। आपने रूल 3 और 7 जो है सीसीएस कंडक्ट रूल्स का वो आपने मतलब कॉन्ट्रावीन किया है। तो इन द चार्ज शीट टू बी सर्व्ड इन परस्यूट ऑफ सच एक्शन शुड बी स्पेसिफाइड टू एक्सटेंड दैट आपके उस केस में आपको जो भी आप चार्ज शीट जो भी सर्व करेंगे ना, उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इन परस्यूट ऑफ सच डिसिप्लिनरी एक्शन it should be specified to the extent the fact justify the demonstration prejudicial to public order, कि आप जस्टिफाई करेंगे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है दैट इज हार्मफुल टू पब्लिक ऑर्डर एंड इन्वॉल्विंग क्रिमिनल ऑफेंसेस नेमली रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मतलब इस तरीके से आपको जो ये जो आप चार्जशीट दे रहे हैं ना, उस चार्जशीट के अंदर मेंशन कर रहा है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल ट्रेसपास, इंसाइटमेंट टू सच ऑफेंसेस हैव बीन हेल्ड, ठीक है। और इस तरीके से ये जो आपका है सच कंडक्ट जो है वो सबवर्सिव ऑफ जो है एक तरीके से डिसिप्लिन एंड हार्मफुल टू द पब्लिक इंटरेस्ट तरीके से जो है आप होली अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इस तरीके से मतलब आपको नोटिस के अंदर ये चीज़ें देनी है। सेकंड है एब्सेंस फ्रॉम वर्क ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन में घेराव, ठीक है। ये भी एक अनऑथराइज और एब्सेंस मानी जाएगी। ये दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इन्वॉल्व्स ब्रेक इन सर्विस। मतलब तब आप जो है ब्रेक इन सर्विस भी दे सकते हैं इस चीज़ पर। ब्रेक इन सर्विस बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तीसरा है आपका द एब्सेंस शुड नॉट बी रेगुलराइज एट लीव। और ये जो है ये वाली जो एब्सेंस है जिसमें आप अनऑथराइज एब्सेंस दे रहे हैं, दैट शुड नॉट बी रेगुलराइज्ड एज एनी काइंड ऑफ लीव। और आपको किसी भी लीव में आप इसको जो है एब्सेंस को रेगुलराइज नहीं करेंगे किसी दूसरी लीव, ठीक है। अदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की अगर हम बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट बाय पुलिस, ठीक है। तो रिटर्न रिपोर्ट शुड बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन। जिसको भी है जहाँ पर भी घेराव हुआ है, जहाँ पर रॉन्गफुल रिस्टेटमेंट वगैरह हुई है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर फॉल करेगा। और एक रिटर्न रिपोर्ट आपको देनी है, शुड बी मेड टू दी ऑफिसर इंचार्ज, जो भी वहाँ के पुलिस स्टेशन के जो भी इंचार्ज हैं, SHO हैं, उनको दे सकते हैं जिनकी भी जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाए, रिक्वेस्टिंग हिम टू रजिस्टर द केस, ठीक है, एंड टेक एक्शन अंडर द लॉ। और अंडर द लॉ जो है आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको ऑफेंडर्स के नेम ऑफ ऑफेंडर्स और जो भी विटनेस है उसके आप जो है विटनेस है वो उनको एक लिस्ट दे सकते हैं आप इसमें। कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी एंडोर्स टू द पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा जो कॉपी है
ठीक है, आप वो जो कॉपीज़ है वो क्या करेंगे, आप पुलिस कमिश्नर को एंडोर्स कर देंगे, ठीक है, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसआईपी को कर देंगे, ठीक है, एसपी को, या फिर होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न अगर इस तरीके से है तो। देखिए कई बार देखा गया है दैट पुलिस टेक नो एक्शन ऑन सच रिपोर्ट, एक्शन शुड बी टेकन प्रॉपर्ली। पुलिस जो है कई बार जो है इस तरीके से एक्शन नहीं लेती है, लेकिन यस पुलिस को जो है इस तरीके से प्रॉम्प्टली एक्शन लेना पड़ेगा बिफोर द अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट। देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा रीड करेंगे इसको, तो कह रहा है इफ नॉट विद स्टैंडिंग द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, पुलिस टेक नो एक्शन। अगर मान लीजिए इनके मैंडेटरी प्रोविजन होने के बाद भी अगर पुलिस टेक नो एक्शन ऑन सच रिपोर्ट, अगर आपकी रिपोर्ट भेजी उस पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, देन एक्शन शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली टू फाइल अ कंप्लेंट। तो आपको एक कंप्लेंट फाइल कर देनी है, कहाँ पर, बिफोर द अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंटिव ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। और while taking action to file a complaint before the magistrate, you can take the assistance of a CBI, ठीक है, ले सकते हैं आप वहाँ से ऑफिसर ऑफ सीबीआई की आप ले सकते हैं, किस किस तरीके से जो है वहाँ पर कोर्ट के अंदर आपको जो अपना केस है वो फाइल करना है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आपके पास होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स डेमोन्स्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन ऑफिस प्रीमाइसेस इज वायलेटिव, यस, विदाउट प्रमोशन परमिशन जो है विद इन हिज और देयर ऑफिस प्रीमाइसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब आप विदाउट परमिशन नहीं होता एंड विल बी डील्ड विद suitably disciplinary action। पार्टिसिपेशन इन एनी फॉर्म स्ट्राइक, मास कैजुअल लीव, बॉयकॉट ऑफ वर्क एटसेट्रा, तो ये कि जो है प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, इंडिविजुअल मास कैजुअल लीव, गो स्लो एटसेट्रा, ठीक है, या फिर आप एबेट भी करते हैं, किसी को एनकरेज करते हैं टू डू समथिंग रॉन्ग और एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, एंड गोइंग ऑन अ स्ट्राइक इज अ ग्रेव कंडक्ट, सो एनी एम्प्लॉय हु गोज ऑन अ स्ट्राइक इन एनी फॉर्म ही वुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज विच वुड डिसाइड डिडक्शन, मतलब उनकी जो है आप उनकी डिडक्शन ऑफ वेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, मे ऑल्सो इंक्लूड अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, और इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो जाएगा आपके ऊपर। इसके अलावा कहता है दैट इफ एन एम्प्लॉय और एन एसोसिएशन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय अंडर एनी नोमेनक्लेचर indulge in any form of strike, boycott of in pursuit of alleged demands, or send any letter conveying their intention to organize that such event, the salary of such employees for the day or days in question shall not be paid, and details of such event shall have to be intimated by the concerned office where such an event took place। तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है विद इन 15 days ऑफ सच इंसिडेंट फॉर अ डिसीजन ऑन हाउ टू ट्रीट द अनऑथराइज एब्सेंस ओकेजन बाय सच एन एक्शन बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, तो आपको जो है इसके अनऑथराइज एब्सेंस का आप उसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप उनकी सच एम्प्लॉयज़ की क्या कर सकते हैं, छुट्टी मतलब सैलरी जो है काट सकते हैं, उनको आपको सैलरी नहीं देनी है उसकी, ठीक है, and the details of such employee shall have to be intimated by the concerned officer where such an event took place, उसको देना है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कंसर्न है विद इन 15 days ऑफ सच इंसिडेंट जो है डिसीजन लेना है ऑन हाउ टू ट्रीट द अनऑथराइज एब्सेंस, ठीक है, कि इस अनऑथराइज एब्सेंस को किस तरीके से ट्रीट करना है उसको विद इन 15 days में आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट आता है कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। देखिए एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन एडिटिंग इन न्यूज़पेपर और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नॉट अलाउड। ये अब हम पहुंच गए हैं आपका रूल नंबर 8 पर, ये रूल नंबर 8 है आपका, तो वी आर ऑन रूल नंबर 8। तो पहले कहता है कि नो कनेक्शन नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, मतलब प्रीवियस सैंक्शन आपको जरूरी है इन केस आप कोई न्यूज़पेपर एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट का कोई कोई न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई आप पब्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी अगर बोनाफाइड डिस्चार्ज में इन किसी भी जेन्युइन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी इफ ही पब्लिशेस अ बुक ऑन पार्टिसिपेट्स, और या फिर किसी भी पार्टिसिपेट करता है किसी भी पब्लिक मीडिया में, ठीक है, जेनुअनली अपनी ऑफिस मतलब अपनी ऑफिस ऑफिस उसकी ड्यूटीज इस तरीके की हैं कि उसको जो है वहाँ पर जो है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो उस केस में तो वो तो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी होगी ना, तो उस केस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर अपने तरफ से कोई एक बुक पब्लिश करता है, ठीक है, तो वहाँ पर उनको दे हैव टू मेक इट क्लियर कि जो व्यूज़ एक्सप्रेस हैं वो मेरे अपने हैं और गवर्नमेंट के नहीं है, ठीक है। कुछ जीआईडीज़ हैं जो कि अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके सामने, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि टाइम लिमिट बियॉन्ड विच परमिशन में बी एज्यूम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड बाय द कम्युनिटी। देखिए टाइम लिमिट, ऐसी टाइम लिमिट जिसके बाद जो है आपको एज्यूम कर लेना है कि आपको परमिशन मिल गई है, अगर कंप्यूटर अथॉरिटी आपको उस टाइम के अंदर नहीं देता है तो,
ठीक है। और टाइम लिमिट क्या है, जैसे कि रूल नंबर 8(1) कहता है कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो। आपने जैसे अभी हमने बात करी ना इसके लिए, कि अगर हमें कोई भी परमिशन लेनी है, कोई भी एक आप जो है एक किसी भी एडिट करना चाहते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, तो अगर आपने वहाँ पर रिक्वेस्ट दिया और 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपके पास कोई वहाँ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपको ये माना जाएगा इस केस में कि आपने जो है मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने अपनी परमिशन दे दी है। गिफ्ट के लिए आपने किसी गिफ्ट के लिए कोई, जैसे उसके लिए क्या होता है, कोई भी गिफ्ट्स होता है, कुछ अमाउंट्स होता है, जब हम गिफ्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो गिफ्ट के लिए अगर आपने बोला कि हाँ भाई हमने ये जो है इस तरीके से ऐसा गिफ्ट मिला है, तो इसके लिए हमें परमिशन चाहिए, तो आप जैसे ही बोलेंगे उनको विद इन 30 डेज नहीं आता है, तो गिफ्ट के लिए भी आप एज्यूम कर लेंगे कि जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको दे दिया है, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है 30 डेज के अंदर। सेम केस है आपका ट्रांजैक्शन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर 30 डेज के अंदर नहीं आता है रिप्लाई, तो इन दैट केस क्या करेंगे, आपको ये कंसीडर आपने कर लेना है कि जो आपको है वो परमिशन जो है मिल गई है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तीनों के तीनों, दैट कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो, गिफ्ट्स, या फिर ट्रांजैक्शन इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको रिप्लाई देना है। अब ट्रांजैक्शन की बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगर मान लीजिए कोई आउटसाइड इंडिया या फॉरनर्स है, विद फॉरनर्स अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो 60 डेज के अंदर अंदर आपको परमिशन मिलनी है। ठीक है, अदरवाइज 30 डेज के अंदर अंदर आपको परमिशन मिल जानी चाहिए। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो आपको इस पर अलग से फोकस करना है। राइट, चलते हैं। द अबव टाइम लिमिट्स जो है जो भी आप दैट आर टू बी रेकन, जो कि आप मान जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। ये कब से मानी जाएंगी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट से मानी जाएगी। ठीक है। एन एक्नॉलेजमेंट शोइंग द डेट ऑफ रिसीट मे बी गिवन टू द एम्प्लॉय। तो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट देना है अपनी तरफ से, दैट ये कि ओके दिस इज द डेट ऑफ रिसीट। ठीक है, वेन एवर द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, जब भी आती आपके पास आती है तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट देना आपने कि हाँ हमें ये अब रिसीव हुई है। In the event of failure on the part of competent authority to communicate its decision to the government employee concerned within the time limits, so employee जो concerned है shall be free to assume that permission has been granted to him। ये माना जाएगा कि उनको परमिशन मिल चुकी है। ओके, अब रूल नंबर 9 पर बात करते हैं, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि देखिए आप रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे पहले एनोनिमसली, सुडोनिमसली, इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, कम्युनिकेशन और प्रेस, किसी भी तरीके के अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या फैक्ट, कोई भी ओपिनियन देता है which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के इसमें आता है, तो ही विल बी लायबल फॉर एक्शन। पहली चीज। दूसरा, नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज शैल अप्लाई टू बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय हिम एज एन। अगर आप किसी ऑफिस बीरर हैं कहीं के, ट्रेड यूनियन के, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेफगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस, वो अलाउड है आपका। जैसे कि देखिए सबसे पहले दो पॉइंट कह रहा है यहाँ पर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि सबसे पहले आपको कोई भी रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट पब्लिश, वो जो है किसी भी दूसरे नाम से वो आपने नहीं करने हैं, जिसका इफेक्ट जो है कहाँ पर आता है, एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट रिसेंट पॉलिसी एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नहीं करना है। पहली चीज तो ये रही। इसमें दोबारा बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेसिफाइड इन सेकंड प्रोविजन टू सब रूल 1, ठीक है, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। वो रूल रूल 3 का 1 क्या कहता है, दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज। अगर मान लीजिए आप जो है अपने जेन्युइन व्यूज दे रहे हैं बाय हिम एज एन ऑफिस बीरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। अगर आप एक ऑफिस बीरर है, मतलब एक ट्रेड यूनियन के आप ऑफिस बीरर है, और उस टाइम पर आप अपने बोनाफाइड व्यूज जो है दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन की है या फिर किसी एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की है, फॉर द पर्पज ऑफ सेफगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सच गवर्नमेंट, तो उसके लिए दो कंडीशन बोला गया है, विच इज कैपेबल ऑफ embarrassing the relations between the central and government servant, and which is capable of embarrassing the relation between the central government and any foreign state. So nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed to a government servant
इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी और इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज असाइन टू हिम। तो इसमें जो है यहाँ पर अगर आपने अपने ऑफिस बेरर है आप उस तरीके से बोला तो आपके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। ओके। नाउ बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, जीआईडीज की बात करते हैं। इसमें क्या क्या है? देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट विजिटिंग फॉरेन कंट्री शैल नॉट एक्सप्रेस व्यूज ऑन इंडियन फॉरेन टूर्स। ये आपको नहीं देना है। मतलब आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाए तो रिटर्न या ओरल स्टेटमेंट विदाउट स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन मिशन आपने नहीं करना है। सेकंड, आपका सर्विस एसोसिएशन पासिंग रेजोल्यूशन ऑन इश्यूज विच इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कोई भी सर्विस एसोसिएशन है जो वो रेजोल्यूशन कोई पास कर रहे हैं जिसमें इन्वॉल्व है वायलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, वो नहीं, वो कैसे करना है आपको? देखिए, कोई भी आप रेजोल्यूशन पास करता है कोई भी, ठीक है, जो ये जो सर्विस एसोसिएशंस हैं, अगर मान लीजिए जैसे फेडरेशन हो गया या इस तरीके से कोई भी सर्विस एसोसिएशन, इफ दे आर पासिंग रेजोल्यूशन मेकिंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन इश्यूज विच इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, जो कि इन्वॉल्व करता है क्या कि वायलेशन हो रहा है उसमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, तो इस केस में एंड टू इनिशिएट डिसिप्लिन एक्शन बाय कॉलिंग फॉर एक्शन फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स हु आर सिग्नेटरी टू पार्टी। तो उसके अगर मान लीजिए आप किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में जो सर्विस जो है, ये जो सर्विस एसोसिएशन अगर वो कुछ करती है तो इन दैट केस में आपको इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन जो स्टार्ट करना है फ्रॉम, और आपको एक्सप्लेनेशन मांग रही है फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स हु आर सिग्नेटरी और पार्टी, जो पार्टी से सिग्नेटरीज हैं। ठीक है। and if they are serving government employees, ठीक है, and if they in their individual capacity or in their capacity as office bearer, ठीक है, of government employees of journals issued by such association have violated the provision of the above mentioned conduct rules। आपको इस तरीके से उनको बताना है कि इस तरीके से आपने गलत किया है। ठीक है। सर्टेन रेजोल्यूशन पास बाय सर्विस एसोसिएशन, जो भी यूनियन फेडरेशन है, क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको? एक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। इन रिगार्ड टू डिसमिसल ऑफ सम ऑफ देयर एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए उनका कोई एम्प्लॉय डिसमिस कर दिया गया है तो इसके रिगार्डिंग वो करते हैं। तो विदाउट प्रिजुडिस टू द डायरेक्शन, so without harm to the direction, okay, of the discipline authority to institute disciplinary action against the employee concerned should it want to do so। okay, in spite of aforesaid instruction, certain resolutions जो है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम को भी जो है क्रिटिसाइज करते हैं, have come to the notice of the government, so without prejudice to the direction of disciplinary authority and to institute disciplinary action against the employees concerned should it want to do so, it is, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? आपको जो भी है विदाउट हार्म टू द डायरेक्शन, मतलब सीधा सीधा आपको जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है दे कैन टेक डिसीजन एंड दे कैन इंस्टीट्यूट अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दोज एम्प्लॉइज। ठीक है। एंड दिल बी लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ और ना ही किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आपको कुछ बोलना है। एस्टिमेट कमिटी रिकमेंडेशन फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। देखिए, एस्टिमेट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स, कि ऑफिसर्स को फ्रीडम दिया है कि ओके यू कैन एक्सप्रेस, आप अपने अगर कोई डिफरेंट व्यूज है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक लोकसभा के अंदर ही जो 1963 में बोला था that the services, if their morale has to be kept up, ठीक है, if their morale has to be kept up, must be given full freedom to express their different views, so it is entirely for the minister to accept the view of the officers or not। ठीक है। तो ये यहाँ पर okay, so while the committee endorsed the forthright view expressed by the then home minister regarding the desirability of granting complete freedom to government officers to express their differing views, they would also like government to act in their capacity of loco parentis to the public services and shield them against all justified attacks from whichever source they are launched। In the opinion of the committee, nothing can weaken the morale of the public services more than the general feeling that in a certain set of circumstances they may be subjected to harassing inquiries। ठीक है। uh, with no prospect of any protection from any quarter for whatever they might have done in good faith। तो एक तरीके से इन्होंने बोला है इन द ओपिनियन ऑफ द कमिटी दैट नथिंग कैन वीकन द मोरल ऑफ द पब्लिक सर्विसेज more than the general feeling that in a certain set of circumstances they may be subjected to harassing inquiries with no prospect of any protection from any quarter or whatever they might have done in good faith। अगर आप कुछ भी गुड फेथ में कर देते हैं और अगर उस गुड फेथ में करने के बाद भी आपके ऊपर इंक्वायरी वगैरह चलती है और उस इंक्वायरी में भी जो है अगर आपको
कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, तो वो जो है सबसे बड़ा जो है मोरल को हिट करता है। तो इस तरीके से इसलिए उन्होंने गुड फेथ में जो है अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको सुनवाई है आपकी। एविडेंस बिफोर कमिटी और बाय एनी अदर अथॉरिटी। कोई भी, अब हम पहुंच गए हैं नंबर 10 पर। ये आ गया आपका नंबर 10। ये कहता है एविडेंस बिफोर कमिटी। आप किसी भी कमिटी के सामने एविडेंस देते हैं या फिर कोई अदर अथॉरिटी के सामने, तो उसके इसमें बताया गया है। देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट गिव एविडेंस इन द कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन कमिटी अथॉरिटी। तो सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने तरफ से विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, आपको सैंक्शन की लेनी है, प्रीवियस सैंक्शन, प्रीवियस परमिशन लेनी है गवर्नमेंट की आपको, बिफोर अपियरिंग और टू गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी। कोई भी कंडक्ट, कोई भी आदमी कर रहा है, कोई भी कमेटी कर रही है, कोई भी अथॉरिटी कर रहा है, उसके लिए आपको पहले ऐसा करना है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ऑल राइट, हियर वी आर। इट सेज एविडेंस बिफोर कमिटी, और जो हमारा नंबर 10 है हमारा, दैट इज एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ये गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब रूल 3 दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट गिव एविडेंस। मतलब आपको जो है किसी भी प्रीवियस सैंक्शन के बिना कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कोई भी एविडेंस या कोई भी कनेक्शन में इंक्वायरी कंडक्ट, कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट होती है तो किसी भी प्रीवियस सैंक्शन के बिना नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, वेयर एनी सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड अंडर सब रूल 1 द गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस शैल क्रिटिसाइज द पॉलिसी और एनी एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए, जहां पर एनी सैंक्शन, जहां परमिशन जो है वहां पर दी गई है, तो कोई भी, अगर मान लीजिए आपको परमिशन दी गई, ठीक है, ओके यू कैन गो एंड अपीयर देयर, तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है
तो कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने तरफ से गिविंग सच एविडेंस, मतलब अपनी तरफ से कोई भी जो एविडेंस देंगे तो उसमें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए आप, अब आपको ये नहीं कि अगर आपने अपना प्रीवियस सैंक्शन हो गया, आपको जो परमिशन मिली है जस्ट टू अपीयर बिफोर दैट अथॉरिटी। ठीक है, उसमें ये आपको परमिशन नहीं दी गई है कि आप जो है जाके गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर अपने तरफ से क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो यू नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू, मतलब इस रूल के अंदर जो है शेल अप्लाई टू एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और सिटीजन। ठीक है, मतलब इस रूल का जो है कुछ भी अप्लाई नहीं होगा किसमें, एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी। अगर आप मान लीजिए किसी एविडेंस देते हैं अगर कोई भी, ठीक है, बिफोर एन अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने, तो उनके सामने आप ये रूल है अप्लाई नहीं होगा। एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, अगर जुडिशियल इंक्वायरी के सामने आपने कुछ दिया तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एविडेंस गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट जो भी अथॉरिटीज है उनके सामने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर अगर आप दे रहे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जीआईडीज के बारे में, इनकी क्या क्या जीआईडीज हैं। ओके, देखिए, पॉइंट्स ऑफ कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द गाइडेंस ऑफ विटनेस अपियरिंग बिफोर द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स ऑफ कंडक्ट है, किस किस तरीके, अगर आप किसी कमेटी के पार्लियामेंट कमेटी के सामने जा रहे हैं, सब कमेटीज के सामने जा रहे हैं, तो आपको कैसे बिहेव करना है। ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन बाय बोइंग, जैसे ही आप जो है सर झुकाकर बोलेंगे वाइल एंटरिंग द रूम। ठीक है, और अपनी सीट लेंगे। विटनेस जो है शुड टेक हिज सीट ऑपोजिट टू द, जो भी विटनेस होंगे ना वो अपनी सीट जो है लेंगे कहाँ पर, ऑपोजिट टू द सीट ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन की एकदम जो सामने वाली सीट है उस पर बैठेंगे। जो भी विटनेस हैं दे शुड स्पीक ओनली व्हेन ही इज आस्क्ड, जब जब भी बोला जाएगा तभी बोलना है आपको। एंड ही शुड आंसर टू द चेयर राइजिंग अप इन हिज सीट, और अपनी चेयर पर खड़े होकर आंसर देंगे, मतलब कि चेयर से उठ के आपको आंसर देना है। ठीक है, और कर्टियस और पोलाइट लैंग्वेज यूज करना है। विटनेस इज आस्क्ड टू विड्रॉ, अगर उसको जाने के लिए बोला जाता है देन ही शुड गो टू द चेयर, अपना सिर झुकाएंगे, एंड राइजिंग अप इन हिज सीट, अपने सीट से उठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 नंबर पर है ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये कौन कौन सी है, कुछ ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज है। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या है, जैसे रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन, अगर आप उनका कोई आंसर नहीं देते हैं। विलफुली सप्रेसिंग द ट्रुथ, विलफुली जो है जानबूझकर आप ट्रुथ को जो है दबा रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कमेटी को। सोशल लैंग्वेज उनके सामने यूज कर रहे हैं, या फिर रिटर्निंग इंसल्टिंग आंसर्स। ठीक है, डैमेजिंग अ मटेरियल डॉक्यूमेंट, किसी भी मटेरियल डॉक्यूमेंट को डैमेज करते हैं, तो इस केस ये अगर आपको नहीं करना है, मतलब एक तरीके से। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा करते हैं देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट द ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आपका टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अगर एआरसी के सामने आपको मतलब ये बोला गया है टेंडरिंग एविडेंस। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर इंटरव्यूड बाय द कमीशन, अगर मान लीजिए किसी कमीशन के सामने आप जाते हैं। ठीक है, दे आर फ्री टू गिव फ्रैंक एक्सप्रेशन ऑफ देयर पर्सनल व्यूज, आप फ्रैंकली बोल सकते हैं एआरसी के सामने। नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट और द एचओडी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज, इसके लिए किसी एचओडी या किसी की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब आप एआरसी के सामने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो जो पहले ये बताया था कि अगर आप किसी कमेटी के सामने जा रहे हैं तो आपको क्या है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। लेकिन अगर आप एआरसी के सामने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर स्पेशली इसलिए यहाँ पर स्पेशल बन जाता है कि अगर आप एआरसी के सामने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यू आर फ्री टू गिव फ्रैंक एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड नो परमिशन, कोई किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। बट एविडेंस टेंडर्ड बिफोर कमीशन शुड नॉट बी गिवन पब्लिसिटी, लेकिन जो एविडेंस आपने वहां पर दिया ना उनको पब्लिसाइज नहीं करना है आपको, एज व्हाट दैट वुड अमाउंट टू पब्लिक क्रिटिसिज्म, मतलब इस तरीके से नहीं कि वो पब्लिक क्रिटिसिज्म का बात बन जाए, जो पब्लिक जो है स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फ्लॉज है गवर्नमेंट के अंदर तो आप एआरसी को बताइए, उसके अंदर जो उसके अकॉर्डिंग जो एआरसी है वो अपने इंस्ट्रक्शंस देंगे, सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगी, उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे पॉलिसी या एक्ट बनेंगे। ठीक है, तो वो जो है हमें गवर्नमेंट को मतलब कि अपने तरफ से जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि उसको इम्प्रोवाइज करना है। और इम्प्रोवाइज भी कैसे करना है, वो अपने सजेशंस दे के या फिर अपने आप वहां पर सजेशन दे सकते हैं, राइट, ना कि इस तरीके से कि आप पब्लिसाइज करें उनको। ठीक है, टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द पे कमीशन, अगर पे कमीशन के सामने बात है तो नो ऑब्जेक्शन टू इंडिविजुअल गवर्नमेंट सबमिटिंग द मेमोरेंडा
इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी प्रोवाइड दैट ग्रीवेंसेस विल नॉट बी पुट टू द कमीशन। बस आपको ये है कि इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस जो है वो आपको कमीशन के सामने नहीं देना है, पे कमीशन के सामने, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ऑब्जेक्शन टू इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिटिंग देयर मेमोरेंडा टू पे कमीशन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है। और ये साइलेंट है यहाँ पर, मुझे लगता है इसमें कोई नहीं लिखा कि आपको प्रीवियस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। टेंडरिंग ऑफ एविडेंस एंड फर्निंग ऑफ फैक्चुअल कमीशन बिफोर द फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन। अब उसके इसमें क्या है, अमंग सेक्रेटरीट ऑफिस ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीज में इफ दे सो डिजायर गिव देयर पर्सनल व्यूज, आप अपने पर्सनल व्यूज दे सकते हैं इन द लाइट ऑफ देयर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अंडर सेक्रेटरीज एज वेल एज जो एचओडीज हैं दे में बी परमिटेड वो करने के लिए ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर दे अपीयर बिफोर द कमीशन। तो अगर यहाँ पर आप जाते हैं देन यू हैव टू ऑब्टेन द प्रायर परमिशन, आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। The above procedure will not apply to government servant who appear before the pay commission on behalf of service association. ये जो प्रोसीजर है दिस विल नॉट टू अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपीयर हो रहे हैं बिफोर द पे कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस एसोसिएशन। अगर आप सर्विस एसोसिएशन के बिहाफ पर वहाँ जा रहे हैं पे कमीशन के सामने, तब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 10 रूल जो है कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब बात करते हैं 11th की। 11th रूल कहता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की, किस तरीके से जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। Every government servant shall, in performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the Right to Information Act. जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के उसी के अकॉर्डेंस में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल स्पेशल ऑर्डर द गवर्नमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ गुड फेथ ऑफ द ड्यूटीज असाइंड टू हिम कम्युनिकेट directly or indirectly any official document or any part thereof or classified information to any government servant or any other person to whom he is not authorized to communicate any such document classified for। देखिए प्रोवाइड इसमें फर्दर बता रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है shall accept in accordance with any general, मतलब इस एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर निकालती है उसके अलावा इन परफॉर्मेंस ऑफ गुड फेथ में भी जो उनको ड्यूटीज है वो कम्युनिकेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जो कि क्लासिफाइड है किसी भी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं देंगी, ठीक है, जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है तो आपको गुड फेथ में भी वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और को नहीं देना है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर दिया गया है तो ही आप दे सकते हैं, अदरवाइज नो। तो क्या जीआईडीज है इसके बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस पोजीशन अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914। तो बोलता है ये रिप्रोडक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक। देखिए कॉपीराइट जो है इन गवर्नमेंट पब्लिकेशन वेस्ट जो है दैट विद द गवर्नमेंट और एनी रिप्रोडक्शन विदाउट कंसेंट और वर्क फर्स्ट पब्लिश बाय जो है बाय द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। गवर्नमेंट का कोई भी कॉपीराइट है, जैसे कोई भी मैटर है जिस पर, तो उस पर गवर्नमेंट का कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो एनी मैटर विच हैज अपीयर्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोई भी जो जैसे कि एनी मैटर जो कुछ भी जो है जो कि गेजेट ऑफ इंडिया के आ गया है वो आप उसको दे सकते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल एक्ट्स मैटर नॉट फर्स्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको नहीं दे सकते आप, सेंट्रल एक्ट्स नहीं दे सकते, एज वेल एज मैटर नॉट फर्स्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नहीं दे सकते। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से पढ़ेंगे इसको। इट सेज रिप्रोडक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या आप उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन की जो मैटर है, पोजीशन अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंडियन कॉपीराइट के अंडर में। तो बोलता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1949 कॉपीराइट इन गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का जो कॉपीराइट है दैट वेस्ट इन गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट पे रेस्ट करता है। एंड एनी रिप्रोडक्शन, अगर उसकी कोई भी रिप्रोडक्शन करता है विदाउट कंसेंट अगर कोई भी ऐसा काम करता है ऑफ वर्क फर्स्ट पब्लिश बाय गवर्नमेंट, जो है जो कि गवर्नमेंट ने पहले पब्लिश किया है उसके रिगार्डिंग ऑर्डिनरली कंस्टिट्यूट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो इस तरीके से ये जो है कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है कि ये आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। The government of India considered it desirable that the public should be at liberty to reproduce certain publication if they are pleased and they are pleased to grant special permission to reproduce। और गवर्नमेंट जो इंडिया वो अपने तरफ से चाहे तो ऐसा कर सकती है किसी भी मैटर में, जैसे एनी मैटर विच हैज अपीयर्ड इन द गेजेट, जो भी मैटर जो है गेजेट के अंदर आ गया है वो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए एक बार क्या करेगी, द गवर्नमेंट विल ग्रांट जनरल परमिशन टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो एनी मैटर विच हैज अपीयर्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया, जो भी गेजेट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया है, एक्सेप्ट, इसके अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट सेंट्रल एक्ट्स, कोई भी सेंट्रल एक्ट्स है वो नहीं होंगे, और मैटर नॉट फर्स्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो मैटर है नॉट फर्स्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो मैटर कोई भी मैटर ऐसा जो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले पब्लिश नहीं किया है, ठीक है। एक्ट्स ऑफ द एडिशन मतलब एक तरीके से पब्लिश होने से पहले वाला एक्ट कोई भी, वो आपको नहीं करना है। एक्ट्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दीज आर रिप्रोड्यूस्ड टुगेदर विद ओरिजिनल मटेरियल कमेंट्रीज। जैसे आप एक्ट, कोई भी एक्ट है आपका इंडियन लेजिस्लेचर का, ठीक है, और पार्लियामेंट का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दीज आर रिप्रोड्यूस्ड टुगेदर विद ओरिजिनल मटेरियल। अगर आप उसको ओरिजिनल मटेरियल के साथ में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कमेंट्रीज, ठीक है, आप कर सकते हैं। एक तरीके से ये जनरल परमिशन के अंदर आ जाता है। फिर वर्नैकुलर ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट और बिल्स ऑफ द इंडियन और द पार्लियामेंट। तो वर्नैकुलर अगर आप उसको जो है ट्रांसलेट करते हैं किसी एक्ट या बिल को इंडियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का, तो वो भी ठीक है, आप जनरल जनरल परमिशन के अंदर आ जाता है वो, ठीक है। तो बोलता है परमिशन टू रिप्रोड्यूस अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन विल बी गिवन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा कुछ भी है तो स्पेशल सर्कमस्टांस में आपको देना, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर परमिशन शुड बी फॉरवर्डेड टू द सर्वेयर जनरल। तो किसको भेज जाएगी एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं तो? एप्लीकेशन फॉर परमिशन शुड बी फॉरवर्डेड टू सर्वेयर जनरल, सर्वेयर जनरल को भेजी जाएगी, ठीक है। इन द केस ऑफ मैप्स, जहाँ पर आप मैप की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, चार्ट, प्लान्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पब्लिश बाय बिहाफ द on behalf of Survey of India and to the Secretary of Government of India of the Ministry of Education और Ministry of Education को, this is really important कि ये जो है Ministry of Education को भेजी जाएगी in all other cases, ठीक है। हर एक केस में Ministry of Education को, अदरवाइज यहाँ पर सर्वेयर जनरल, सर्वे ऑफ इंडिया वाला जो है वहां पर भेजनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, in the case of works first published by state government, application for permission to reproduce such work should be made in the absence of any special order passed by in the case of works first published by the state government। जो भी वर्क्स है जो पहले पब्लिश किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू रिप्रोड्यूस सच वर्क शुड बी मेड। तो आपको जो है, जो भी गवर्नमेंट ने पहले उसको किया तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल ऑर्डर्स पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर पास नहीं किया गया तो आपको परमिशन लेनी है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज और इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज की, अनऑथराइज अगर कुछ भी है तो उसके लिए आपको कैसे कम्युनिकेट करना है? देखिए, सर्कुलर्स इंक्लूडिंग दोज लाइक मार्क्ड सीक्रेट, जैसे कुछ सर्कुलर है जिनको सीक्रेट मार्क किया गया है, कुछ ऐसे नोट्स हैं, ठीक है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स जो हैं विच दे आर ऑर्डिनरी नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव सीन और हैव रिटेन। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ उनके पास आती है, जैसे मान लीजिए कई बार आप कोई फाइल ऐसी डील कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि क्लासिफाइड है, ठीक है। तो ये कह रहा है, it has been noticed that government servants and others including former government servants have sometimes quoted or copied in their representation appeals etc government circulars including those marks secret, ठीक है, वो जो है मेंशन कर देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है have sometimes quoted or copied in their representation appeal, ठीक है, जो कि उनके पास नहीं होनी चाहिए, जो कि सीक्रेट है एक तरीके से, ठीक है। तो in which they are ordinarily not expected to have seen or have retained communication of such document etc and their retention by unauthorized person is not only improper but also involves contravention of rule 11 और ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है ना हमारा का सेक्शन 5 वो डील करता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का। तो इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या होगा इसमें? गवर्नमेंट सर्वेंट और टू नॉन ऑफिशियल पर्सन और टू प्रेस एनी इन्फॉर्मेशन any document or information which may have come into possession in the course of his public duties। क्या करना है? रूल 11 बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट रूल दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट कम्युनिकेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ही मे नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली टू अदर गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉन पब्लिक ऑफिशियल पर्सन्स और प्रेस एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन विच मे हैव कम इनटू पोजीशन इन द कोर्स ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटीज। के अंदर कुछ आ गया तो उसको आगे कन्वे नहीं करना है आपने, ठीक है। अगर आपकी पर्सनल कस्टडी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो इट्स नॉट ओनली ऑब्जेक्शनेबल बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, या ऑफेंस है एक तरीके से सीक्रेट एक्ट के अंडर, ठीक है। अगर ऐसा पर्सन कोई भी मिलता है तो विल बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन के लिए आपके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। डेल्ट विद डिपार्टमेंटली अंडर द, और ये जो है डिपार्टमेंटली डील किया जाएगा अंडर द रेलेवेंट डिसिप्लिन रूल्स एंड मे विल जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। साथ में आपको सूटेबल पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है। आगे बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग एडवर्स रिमार्क्स इन सीआर। अब ये बताया गया था कि क्या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अगर वो एडवर्स रिमार्क देते हैं आपके सीआर के अंदर तो क्या वो कम्युनिकेट करना है?
देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर कंसर्न सिंस द व्हाट द गवर्नमेंट वांट इज कि द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी इंटरेस्टेड इन और द डिफेक्ट्स और द शॉर्टकमिंग्स व्हिच हिज सुपीरियर हैव फाउंड इन हिज वर्क, ठीक है। बट ऐसा लाइकली होता है कि अगर आप ऐसा दे देते हैं, उनका नाम वगैरह पता चल जाता है, देन दिस विल लीड टू अनप्लेजेंटनेस एंड पर्सनल एनिमोसिटी। तो इट्स डिजायरेबल कि वाइल कम्युनिकेटिंग एडवर्स रिमार्क्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट को कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी ऑफ सच सुपीरियर ऑफिसर मेकिंग सच रिमार्क शुड बी नॉर्मली शुड नॉट नॉर्मली नॉर्मली जो है डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस है जिसमें कंसिडर्ड नेसेसरी टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, तो डीलिंग ऑफिसर जो अथॉरिटी डीलिंग विद द रिप्रेजेंटेशन में एट हिज डिस्क्रिप्शन जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे वो ऐसा कर सकते हैं। ओनली ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज शुड मीट द प्रेस। ठीक है, देखिए, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर जो ऑथराइज हैं बाय द मिनिस्टर, सिर्फ उन्हीं को ही टू मीट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेस, सिर्फ उन्हीं को ही जो मिलना है। एनी ऑफिसर अदर देन सेक्रेटरी स्पेशली ऑथराइज बाय द मिनिस्टर टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस who might have occasion to meet representative of the press should immediately submit a gist of the subject discussed to the secretary। देखिए, और इसके अलावा भी, ठीक है, एनी ऑफिसर अदर देन सेक्रेटरीज, अगर मान लीजिए जो स्पेशली ऑथराइज किया गया है, मिनिस्टर ने आपको ऑथराइज कर दिया टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस कि जाइए आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हु माइट हैव ओकेजन टू मीट रिप्रेजेंट, जिनको जो है प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से जो है मिले हैं, अगर मान लीजिए, तो शुड इमीडिएटली सबमिट अ जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपको एक जिस्ट जो है सबमिट करनी है कि ये चीज़ हमने डिस्कस की है टू द सेक्रेटरी इन विच ही इज वर्किंग, जिस डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर रहे हैं। ओके, कुछ एमओपी के एनेक्सेस दे रखे हैं यहाँ पे, दैट अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी नो ऑफिशियल विल कम्युनिकेट टू अनदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच हैज कम इनटू पोजीशन इन द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, अगर अदर सेकंड है आपका कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस। ठीक है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस और न्यूज मीडिया जो है, रेडियो टेलीविजन, विल नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड थ्रू द पीआईबी, सिर्फ पीआईबी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी, कोई ऑफिशियल उनको नहीं करेगा। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस और अदर मीडिया that will normally be communicated only through the PIB, सिर्फ PIB के पास जाएगी, PIB के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी उनके पास। ठीक है, only ministers, secretaries and other officers shall be specially authorized in this behalf, they can give the देखिए कौन कौन है इसके अंदर, ओनली मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स जो स्पेशली ऑथराइज हैं इस बिहाफ में, दे मे गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और बी एक्सेसिबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस। ठीक है, एनी अदर ऑफिसर अगर जो है इफ अप्रोच बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस विल डायरेक्ट हिम टू प्रेस, अगर आपके पास अगर मान ली प्रेस वाले आते हैं तो यू कैन डायरेक्ट देम टू प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, वहां से इन्फॉर्मेशन आप। ठीक है, वेन एवर इट इज प्रपोज टू रिलीज एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस। ठीक है, तो प्रेस में अगर मान लीजिए आपको देना है, या फिर कोई कोई होल्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस ब्रीफिंग कुछ भी करना है, और टू गिव पब्लिसिटी टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट, रेजोल्यूशन और एनी अदर पब्लिकेशन दैट डिपार्टमेंट कंसर्न विल कंसल्ट द एक्रीडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन एडवांस। तो जो भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है ना, जिनको ये काम दिया गया, उनसे आप पहले से बात करेंगे। वायलेशन ऑफ रूल 11 शुड बी व्यूड विद सम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव बीन ऑथराइज्ड कम्युनिकेटिंग विद द प्रेस। जो कुछ जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि अनऑथराइजली जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द प्रेस, ठीक है, अपने नाम में या स्यूडोनेम में। ठीक है, ये वायलेशन है एक तरीके से कंडक्ट रूल्स की, एंड दिस विल अमाउंट टू सीरियस मिसकंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक केस आया था जहाँ पर जो ऑफिस कम्युनिकेशन जो ना वो प्रोड्यूस एन एज एन एग्जिबिट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एक कोर्ट में जो है प्राइवेट इंडिविजुअल ने वैसा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्लासिफाइड नहीं मतलब जो जो पेपर उनके पास नहीं होना चाहिए, हु वाज नॉट सपोज टू ऑथराइज टू हैव एक्सेस ऑफ द सेड डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए जो भी कंसर्न सेफ कस्टडी जिसके पास है, स्पेशली सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास सेफ कस्टडी होती है इनकी इसकी, तो नो सच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फॉल्स इनटू अनऑथराइज्ड हैंड, उनको मेक श्योर करना है, अदरवाइज दे विल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस विद फॉरेन एम्बेसीज, क्या आप कर सकते हैं? इट शुड बी अवॉइडेड। प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस कोई नहीं करनी है अपने फॉरेन एम्बेसीज के साथ में। ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज के अंदर आ गया आपका, फॉरेन एम्बेसीज आ गया, मिशन, हाई कमीशन जो है, इट शुड बी अवॉइडेड। नो प्राइवेट और पर्सनल कम्युनिकेशन द मैटर ऑफ ऑफिशियल नेचर शुड बी एंटर्ड इनटू डायरेक्टली विद फॉरेन मिशंस इन इंडिया। ठीक है, सिमिलरली कोई भी नो प्राइवेट और पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन मैटर ऑफ एन ऑफिशियल नेचर शुड बी एंटर्ड इनटू डायरेक्टली विद द मेंबर्स ऑफ फॉरेन मिशंस इन इंडिया, उनके साथ में आपने नहीं करना है कोई भी। ठीक है, इसके अलावा कहता है फर्निशिंग रूटीन और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन और रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन और यूनियन इज परमिसेबल। ये परमिसेबल है। देखिए, फर्निशिंग रूटीन, अगर कोई भी जो यूनियन है, एसोसिएशन आपसे रूटीन में स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मांगती है, फॉर सप्लाइंग रूटीन और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, द अथॉरिटी हैविंग कस्टडी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए वो उनको दे सकता है, क्योंकि दे आर
एक्चुअली रेलिवेंट टू द पर्पज, जो उनके लिए रेलिवेंट है उनको दे सकते हैं। इफ दैट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट रेडीली अवेलेबल, अगर वो रेडीली अवेलेबल नहीं है मान लीजिए आपके पास, देन इट विल हैव टू बी कलेक्टेड इन्वॉल्विंग टाइम, और इसमें टाइम लगेगा उसके लिए आपको, ठीक है। तो एंड लेबर नॉट कमेंसुरेट विद द पर्पज, तो आपको अगर मान लीजिए जिसमें टाइम लग रहा है कुछ, या फिर जिसको आपको लगता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी मुझे मतलब अपना रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस केस में आप उनको अकॉर्डिंगली जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे करके टाइम लग रहा है। एक्सप्लेनेशन बिलो द रूल विल नॉट अप्लाई टू इफ द कोटेशन इज फ्रॉम फाइनल ऑर्डर। देखिए, कोटेशन बाय अ गवर्नमेंट servant in his representation or any letter, circular or memorandum from the notes or from any file to which he is not authorized to have access or he is not authorized to keep in his personal capacity shall amount to unauthorized communication of देखिए, अगर मान लीजिए कोटेशन कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अपनी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी लेटर, सर्कुलर या कोई भी नोट से फाइल के अंदर ऐसी चीज कोट करता है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो अपना 12 तक पार्ट 11 पार्ट जो कंप्लीट कर लिया था हमने कल इसका, ठीक है। सो वी हैव रिवाइज दिस विद दिस, थैंक यू सो मच, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में वेयर वी विल बी डूइंग आर जो जो अपना नेक्स्ट जो कंडक्ट टूल्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच।